मैम फर्स्ट का है 57079110। हाँ सही है, 57079110, राइट। सेकंड का है मैम 10495630। सही है। थर्ड का है मैम 67666370। करेक्ट। बस फोर्थ कोई और बता देगा। क्या तुमने नहीं किया? मैम कर रखा है, उस टोटल करना था। करो टोटल, बताओ जल्दी प्रियंका। मैम मैंने किए पर रॉन्ग है मेरा। फर्स्ट का 62345150 है, सेकंड का 10998880 है, थर्ड का 795639 है, फोर्थ का 32942575 है। नहीं, और दीक्षा का क्या आया? मैम लास्ट वन का है 3,92,72,090। 90 नहीं है, 90 015 015 094 तो है मैम, उसको राउंड ऑफ करके 090 कर दिया। देखो फर्स्ट वाला तो सही है। 57 लिख लो पहले प्रियंका आंसर। यस मैम। स्वाति आंसर लिख लो। 57079110। ठीक है। सेकंड का है 10495630। ये सब आफ्टर राउंड ऑफ है ना। फिर 676637 676636 है ना। और फिर लास्ट का है 392722015। मैम 094 आ रहा है। इसका आंसर मैं भेज दूंगी। अब एक बार चेक करना कि गलती। लास्ट का क्या है मैम? लास्ट का 392722090। 392722015 है। मैम 090 ही मेरा आ रहा है। एक बार मैं चेक करती हूँ, फिर हो सकता है इसमें लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये इसका मैं आंसर भेज दूंगी। ओहो अब निशांत ऐसा लग रहा है कमबैक हुआ है। वो मैम घर आ गया ना, अब कम बैक किया। अच्छा, क्योंकि तुम्हारी तारीफ डेडिकेशन की बहुत सुन रखी है मैंने। वो मैम पलक कुछ भी बोलती है ज्यादा, मैं उसी मैं बताऊं, पलक भी बहुत डेडिकेटेड है। उसको एक एक जो चीज बोलती थी ना वो लड़की ने, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो चीज नहीं करके रखी हो। मैं मेहुल से पूछना फिर सारी बातें, वो बताएगा वो। मेहुल की तो बात ही मत करो तुम। मेहुल ने तो क्या ही क्लास ज्वाइन की थी, क्या बताओ। पढ़ा ही नहीं उस सेशन में, उसने पूरे सेशन में ही नहीं पढ़ा। मुझे लगा था ये रिपीट टेलीकास्ट निशान के साथ नहीं हो जाए इस बार। नहीं नहीं मैम, उसका तो पता नहीं घर के इतने काम चलते थे। आधे टाइम तो क्लास में, एक बार तो सो ही गया था वो क्लास में, लिटरली सो गया था। उसको सबने आवाज लगा लगा के भी नहीं उठ पाया वो। मैं वो हमारे साथ ही लगाता हूँ क्लास। हाँ, हमारे साथ बैठ के लगाता है क्लास। बैठ के लगाता है मतलब अभी? हाँ नहीं नहीं, पहले शाम अच्छा साथ बैठ के वो ऑफ करके बैठता है क्लास। अच्छा, नहीं वो सब पता है मुझे, लूप होल सब पता है। चलो आ जाओ। अब आते हैं अपन किस पे। ये हो गया डिविडेंड। डिविडेंड के आंसर्स एक बार तुमको भेज दूंगी, फिर कुछ नहीं आया तो बताना। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। अब आता है क्या, 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 में क्या है? अब हमने क्या क्या कर लिया, चलो वीडियो ऑन कर लो। मेहताब, दीपक, ये निशान। कौन सा 1 2 3 4 क्या है मैम? ये अभी जो आंसर्स बोलो, ये जो कल आप उठ नहीं पाए थे ना, तो उस वक्त हमने कुछ 4 केस स्टडीज सॉल्व की थी, तो उसको एक होमवर्क दिया था, तो उसके आंसर्स हैं। बस वो कल का ही इम्पोर्टेंट था, सेशन तो बड़ा इम्पोर्टेंट था कल का, तुम्हारा कल का ही छूट गया। क्या कर सकते हैं। निशान मैम जल्दी। मैं सौम्य को बुझाया मैडम, कब कब मिल जाता हम्म, मुझे? मैं कब सौम्य को मैसेज? सौम्या मैम को मैसेज, वो भी तुम बड़ी है हाँ तुमसे। हाँ मैडम, दिया मैसेज दिया। हाँ तो वो दे देंगी, वो खुद ही दे देंगी तुमको। चलो। और निशान कितनी क्लियरली एक्सेप्ट भी कर रहा है। हम दोनों वीडियो ऑफ करके बैठे रहते थे मैम, हम दोनों ही देखते थे। नहीं नहीं, वैसे नहीं मैम, हमारा थोड़ा शाम का सिस्टम रहता है, सारे स्टूडेंट्स जो भी तुम खुद एक टीचर को बोल भी रहे हो कि हम ऐसा करते थे। देखते नहीं थे हम, तो वैसे ही बैठे थे, वो अपनी क्लास
रहता था। ठीक है, समझ गई बात, चलो छोड़ो, आ जाओ। अब अपन क्या कर रहे हैं, डिविडेंड कर रहे हैं। डिविडेंड में अपन ने क्या करा था, सबसे पहले था एक डेट थी टिल 1998 था, उसका पॉइंट था कि तब तक क्या था, शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल होता था। फिर उसके बाद क्या हो गया, 1998 के बाद फिर वो क्या हुआ, डीडीटी आया था। अब सुनना अक्षय, पूरा रिवाइज हो रहा है इसमें, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलते हैं डिविडेंड जो है 1998 तक क्या था, टैक्सेबल था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ओनली। फिर 1998 के बाद फिर से क्या हो गया, डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया, कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में। क्या आया था उसमें, सेक्शन 1150 आया था, जो क्या था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब ऑलरेडी कंपनी उस पर टैक्स दे चुकी होती थी डिविडेंड पे, तो यहाँ पे क्या होता था, शेयर होल्डर्स के लिए वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था। लेकिन फिर 1/4/2020 कब, 1/4/2020 को फिर वो डेट आई जब क्या बोला, आज से फिर डिविडेंड टैक्सेबल होगा किसके हैंड्स में, शेयर होल्डर्स के हैंड में। अब 1/4/2020 को शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल हुआ। 1998 को भी शेयर होल्डर्स के हैंड में तब तक भी टैक्सेबल था। तो बहुत सारे सेक्शंस है जो वहां के उठ के रिवाइव हो गए, बहुत सारे केस लॉ है जो वहां के वापस क्या हो गए, यहाँ पे रिवाइव हो गए। फिर उसमें था कि सबसे पहले तो ये डिविडेंड का टैक्सेशन चल रहा है, तो डिविडेंड का मतलब कहाँ लिखा है, तो सेक्शन नंबर 8 है जहाँ पे डिविडेंड का मतलब बताता है। हमने किया था 3 टाइप के क्या होते हैं, डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक तुम्हारा फाइनल डिविडेंड होता है, और एक तुम्हारा डीम्ड डिविडेंड होता है। डीम डिविडेंड क्या होता है, डीम डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 A B C D E करके है, जो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये है नहीं डिविडेंड, मान लिया भैया ये तुम्हारा डिविडेंड है, और डिविडेंड है तो टैक्स पे करो इस पे शेयर होल्डर्स। अब ये कब टैक्स पे होता है, मतलब ये किस ईयर में मेरी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, तो बोलते हैं डीम डिविडेंड के लिए पेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, पेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, विच एवर इज अर्लियर चेक करना है। फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड के लिए क्या करना है, एजीएम जो है, एजीएम में कब आपने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया वो चेक करना है। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड देखो अनकंडीशनली कब मेड अवेलेबल हुआ, जिस डेट को वो अनकंडीशनली मेड अवेलेबल हुआ है वो डेट किस प्रीवियस ईयर में आ रही है, उस प्रीवियस ईयर का ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनता है। फिर बोलते हैं अगर कहीं पे डिविडेंड को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है, अगर किसी कभी क्या हुआ है, डिविडेंड को स्पेसिफिकली किसी सेक्शन में एग्जेम्प्ट किया तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, पर अगर एग्जेम्प्ट नहीं किया है तो फिर ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। फिर इसके बाद बोलते हैं कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे, हमने कहा इन जनरल किस हेड में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लेकिन फिर एक केस लॉ रिवाइव हुआ, ईस्ट वेस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक केस लॉ है, वो क्या हुआ, रिवाइव हुआ, और वो बोलता है देखो जिनका स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, जिनके पास कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लॉस है, और ये लॉस क्यों है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस मतलब शेयर्स के कारण ही तुमको लॉस हुआ होगा। अब तुम बोल रहे हो कि डिविडेंड को अदर सोर्स में लेके जाओगे, अगर अदर सोर्स में ले गए तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ होता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से। तो मेरे पास तो कभी ये हो ही नहीं पाएगा कि मेरा लॉसेस सेट ऑफ हो पाए, क्योंकि डिविडेंड को तुमने क्या कर दिया, अदर सोर्स में लेके चले गए। तो बोलते हैं कि जिनका स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, सिर्फ उनके लिए ये मान लिया जाएगा, इट वुड बी डीम्ड, डीमिंग सेक्शन है, मान लेंगे कि तुम्हारा डिविडेंड अदर सोर्स नहीं पीजीबीपी में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। फिर मैम डिविडेंड की इनकम हुई हमें, क्या इस पे कोई एक्सपेंसेस का अलाउंस मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो बोलते हैं सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों ऐसा है कि सिर्फ रेसिडेंट को मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा, तो बोलते हैं सुनो, आप डिविडेंड को इमेजिन करो, डिविडेंड अगर रेसिडेंट के हाथ में जा रहा है तो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होता है, वहीं डिविडेंड अगर नॉन रेसिडेंट के हाथ में जा रहा है तो फ्लैट रेट 20% है, जो कहाँ दिया है, सेक्शन नंबर 195 बताता है कि फ्लैट 20% पे इसका क्या कर लेना, टीडीएस डिडक्ट कर लेना। तो फ्लैट का मतलब क्या है, अब कुछ भी और लेना देना तुम्हारे से बचा नहीं, ना लेना ना देना, कुछ नहीं बचा, फ्लैट 20% पे टैक्स भर दो। तो जब हमारे रेसिडेंट को तुम नॉर्मल रेट पे टैक्स कर रहे हो, इनको कम रेट पे टैक्स कर रहे हो, तो इधर टैक्स कम किया तो उन्होंने एक्सपेंस का डिडक्शन मना कर दिया।
और हमारे को नॉर्मल रेट पे टैक्स करते, टैक्स रेट ज्यादा है तो एक्सपेंस का डिडक्शन उन्होंने अलाउ किया। मैम किस तरह के एक्सपेंस अलाउ होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेंस अलाउ होता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउ होता है डिविडेंड में से। इंटरेस्ट का मतलब क्या है मैम? इंटरेस्ट का मतलब ये मैंने लोन लिया, लोन लेने के बाद शेयर्स वगैरह खरीदे हैं और उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ सिर्फ वही इंटरेस्ट क्या होगा, अलाउ होगा। अब इसके बाद कितना, क्या पूरा इंटरेस्ट अलाउ होगा? नहीं, 20% ऑफ इंटरेस्ट इनकम, जो आपकी 20% ऑफ इंटरेस्ट इनकम में, देखो तुम्हारा ध्यान का है, 20% ऑफ इंटरेस्ट इनकम है क्या वहां पे? तुमको इनकम काय की हुई है? डिविडेंड की हुई है। 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और एक्चुअल एक्सपेंस जो है इंटरेस्ट का, विच एवर इज लेस, तुमने कितना इंटरेस्ट दिया और तुम्हारे को डिविडेंड इनकम जितनी हुई उसका 20% निकालो, इसको कंपेयर करो, विच एवर इज लेस करो, यही क्या है तुम्हारा डिडक्शन। फिर इसके बाद क्या किया था कि अब क्या होता है, आप बोल रहे हो कि अब शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होता है। कंपनी ए डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी बी डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड दे रही है। अब डोमेस्टिक कंपनी बी भी क्या करेगी, टैक्स पे करेगी बीइंग शेयर होल्डर। फिर कंपनी बी ने सी को अगर क्या किया, यही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, अब हमारी कंपनी सी भी क्या करेगी, डीडी वो टैक्स पे करेगी। अब सपोज करो कंपनी सी ने कंपनी डी को दिया, ऐसे करके क्या हो रहा है, बार 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 डी जब शेयर होल्डर को देगी, एक्चुअल हमारे शेयर होल्डर को देगी, तो क्या होगा, इस चेन में क्या हुआ, ए ने जब बी को दिया, बी ने टैक्स पे किया, बी ने जब सी को दिया, सी ने भी उस डिविडेंड पे टैक्स पे किया, सी ने जब डी को दिया तो डी ने भी क्या किया, उस पर डिविडेंड पे टैक्स पे किया, और डी ने जब अल्टीमेटली हम शेयर होल्डर तक आया, हम भी उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये तो टैक्स ऑन टैक्स क्या है, मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हो रहा, डबल ट्रिपल चबल कितने बार टैक्सेशन हो रहा है एक ही डिविडेंड पे। तो बोलते ऐसी चीजों के लिए एक सेक्शन रिवाइव हुआ, दैट इज एटीएम। बोलता है एटीएम बोलता है कि हे डोमेस्टिक कंपनी, तुम्हारी ही बात हो रही है और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, इसका नाम दिया है हमने इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोलते हैं हे डोमेस्टिक कंपनी, सिर्फ तुम्हारी ही बात हो रही है। तो बोलते हैं अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम में डोमेस्टिक कंपनी तुम डिविडेंड बांट रही हो पर तुम, और या फिर तुमको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो बोलता है हे डोमेस्टिक कंपनी, अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम में तुम्हें डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला है, तुम्हें डिविडेंड किससे मिला है, किसी और डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, या फिर किससे मिला है, बिजनेस ट्रस्ट से मिला है, अगर ऐसा है तो जितना डिविडेंड रिसीव करते हो और जितना पे करते हो, पे करना कंपलसरी है बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, पर हमारा इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड को या डिक्लेयर को भी क्या मान लेता है कि हाँ भैया इनने कंप्लाइंस कर दिया। तो बोलते हैं कि जितना रिसीव हुआ, जितना तुम पे कर रहे हो, विच एवर इज लेस जो होगा उतना तुमको क्या मिल जाएगा, अलाउंस मिल जाएगा। माय वर्ड इज अलाउंस मिल जाएगा। क्यों, ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे कि ऐसा मैंने अलाउंस वर्ड इसको क्यों बोला, पर यहाँ पे लिखा है कि आपको पे कब तक करना है ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी, तो बोलता है आपको पे करना है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के 1 महीने पहले तक क्या करके रखना था, पे करके रखना था। फिर इसके बाद आता है मैम, आपने बोला डोमेस्टिक कंपनी, अगर तुम्हारे को डिविडेंड रिसीव हो रहा है किसी फॉरेन कंपनी से, तो यहाँ बोलते हैं मैम फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है मतलब इसने शेयर्स तो होल्ड किए होंगे तभी डिविडेंड दे रही फॉरेन कंपनी। यहाँ पे 115BB करके भी एक सेक्शन है जो हमको डिस्कस करना चाहिए। 115BB सेक्शन क्या बोलता है, अगर एक इंडियन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी में 26% मोर के क्या रखती है, शेयर्स होल्ड करती है, और वो फॉरेन कंपनी अगर हमें डिविडेंड देती है तो उसे कंसेशनल रेट पे टैक्स करते हैं, 15% पे क्या किया जाता है, उसको टैक्स किया जाता है, और फिर कंपलसरी क्या हो गया, सरचार्ज तुम्हारा कंपलसरी हो गया। बोलते हैं लेकिन वहां लिखा है, जब कंसेशनल जहां जाएगा वहां लिख देते हैं नो अदर एक्सपेंसेस अलाउड, नो अदर डिडक्शन अलाउड, तो ना तो कोई एक्सपेंस अलाउ होगा ना तो कोई डिडक्शन। तो फिर मैम ऐसी सिचुएशन में जब डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी से ये डिविडेंड रिसीव कर रही है, उसको एटीएम भी नहीं मिलना चाहिए। तो फिर अपन ने क्या समझा था, एटीएम इज नाइदर एक्सपेंस नाइदर डिडक्शन, इट इज व्हाट, इट इज अलाउंस। इसीलिए वो वर्ड है कि एटीएम क्या है, अलाउंस है, तो हमको क्या करना होता है, वो डिडक्शन अभी भी मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया था हमने, ये देखा था कि डिविडेंड हो, आपको कैपिटल गेन हो, अब कैपिटल गेन कौन सा है, 111A वाला या 112A वाला कैपिटल गेन हो। अगर आपकी इनकम में डिविडेंड है, 111A 112A वाली इनकम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, इन तीनों पे मैक्सिमम लगता है 15, उससे ज्यादा नहीं।
अब इनमें क्या है, इसमें बोलते हैं कि तुम्हारी अदर इनकम को देखेंगे और हमको देखेंगे। हमको मतलब डिविडेंड 111A 112A को बोलता है ये तुम्हारी अदर इनकम, ये हम है। हम, अब मैं बोलूँ तो समझ जाना, ये 3 चीजें हैं। तो बोलते हैं हम देखेंगे किसको, कि अगर हमारे आने से अदर इनकम, हमारे आने से अदर इनकम इतनी बढ़ गई, मतलब तुम्हारी टोटल इनकम इतनी बढ़ गई कि तुमको टैक्स देना पड़ रहा है 25% पे, या फिर तुमको टैक्स देना पड़ रहा है, सरचार्ज देना पड़ रहा है 37% पे। तो बोलते हैं कि हमारे आने से हम अदर इनकम में प्लस हुआ, तुम्हारी टोटल इनकम इतनी बढ़ गई कि सरचार्ज जो कभी सिर्फ 15% पे लगना होना था, अब वो हमारे कारण क्या हो रहा है, 25% सरचार्ज हो रहा है। हमारे कारण क्या हो रहा है, 37% सरचार्ज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि तुमको भी सरचार्ज कितना ही लगेगा। अगर हमारे कारण 15 से 25 गए हो तो भी 15% ही सरचार्ज लगेगा अदर इनकम पे भी। हमारे कारण 25 से 37 पे गए हो तो तुमको भी कितना लगेगा, 25% ही सरचार्ज। मतलब हमारे कारण हमने कभी भी तुमको बढ़ाया है तो वापस हम क्या लेके आएंगे, ओरिजिनल पे लेके आएंगे कि जो ओरिजिनल होना था। लेकिन हमारे कारण ऐसा हुआ कि तुमको 10% सरचार्ज लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कारण ऐसा हुआ कि तुम 15 पे आ गए हो 10 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक 15 तक तुम उसके कारण आ रहे हो ना 15% सरचार्ज पे, तब तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगा। पर जहां इनके कारण 15 से 25 या 37 हुए, तब ये बैक टू क्या करता है, आपको 1 स्टेप नॉर्मल कर देता है। ये सारी चीजें हमने करी थी, ये डिविडेंड था। आज अपने को क्या करना है, डीम डिविडेंड करना है, दैट इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 22A B C D E। क्या ये इजी है, सारे के सारे इजी है, 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, शायद चैप्टर नंबर 8 है, निकाल लो पेज। अब यहाँ पे क्या करनी है अपने को, ABCD याद क्या करना है, फिर से ABCD याद करना है। बोलता है देखो डीम डिविडेंड का मतलब क्या है। हम अगर क्या करेंगे, अब ध्यान से इधर देना, फिर इसको पढ़ते जाएंगे साथ साथ में और करेंगे। ये बोलता है देखो डिविडेंड का मतलब क्या है, तुमने शेयर्स होल्ड किए होंगे, तुमने शेयर्स होल्ड किए हैं, उसके बदले में कंपनी तुमको क्या दे रही है, अर्निंग का एक पार्ट दे रही है, अर्निंग का एक पार्ट दे रही है, तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए, डिविडेंड हो गया। अब कंपनी को ये समझ में आया कि अगर ऐसा हुआ, देखो जब DDT था तब की भी बात कर रही हूँ, और अब जब DDT नहीं है तब भी ये वैलिड है, तब की भी बात कर रही हूँ। पहले कंपनी इसका लूप होल उठाती थी, अब शेयर होल्डर्स बेचारे के हाथ में कोई वो नहीं कि वो लूप होल उठा पाए। अब कंपनी को पता था अगर वो डायरेक्टली डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, DDT पे करना पड़ेगा, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा दिखाएं हम कि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करते हैं कि दिखे कि कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पर हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम डिविडेंड के कारण इनको दे रहे हैं। पर हमारी इनकम टैक्स ने क्या किया, उनको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आती है, भले स्लो पेस पे आती है लेकिन समझ में आई। उन्होंने सेक्शन बढ़ाते गए कि ऐसा भी हुआ तो मान लेंगे, ऐसा ट्रांजैक्शन किया है तो ये डीम्ड डिविडेंड है, ऐसा हुआ तो भी मान लेंगे तो डीम्ड डिविडेंड है। अब इसका पूरा क्रक्स क्या है, सिर्फ ई वाले सेक्शन को छोड़ रही हूँ मैं, 222E को, ए से लेके डी तक एक ही क्रक्स है। वो ये है दीपक, ध्यान इधर, कि सपोज करो कंपनी है ना, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तुम खुद ही बताओ, FR पढ़ते हैं, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मेरे पास इतना सारा, सपोज करो ये प्रॉफिट है, मेरे पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं वापस पैसा क्या लगाऊंगी, कैपिटल में लगा दूंगी, थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा सा रिजर्व करके अलग रख लूंगी, थोड़ा सा क्या करूंगी, कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगी, जिस भी पर्पस के लिए मुझे आगे क्या करना होगा, यूज करना होगा, अकॉर्डिंगली कैपिटल रिजर्व में भी पैसा जाता है। तो या तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके रख रही हूँ, या तो मैं कैपिटलाइज नहीं करके रख रही हूँ।
इन शॉर्ट मैं एक तरह से बोल दूं बचपन की याद, गुल्लक के अंदर डाल के रख रहे हैं अपन तो पैसा है तो प्रॉफिट ही। अब कंपनी ये दिखा रही है, वो बोल रहा है कि सपोज करो कंपनी ने वो ट्रांजैक्शन किया जिसको हम डीम डिविडेंड बोल रहे हैं, अभी तुम्हें नहीं पता वो ट्रांजैक्शन क्या है, पर वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रही है कि उसने वो पैसा दिया। तो ये बोलते हैं आपने अगर इतना पैसा दिया है कि वो इक्वल टू कितना जा रहा है, कैपिटल जो किया पैसा ये उसके बराबर तक जा रहा है, तो हम मान लेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली अपने कैपिटल पैसे को किसी और ट्रांजैक्शन का दिखा के क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। मतलब मेरे पास इतना इकट्ठा है, मैं डायरेक्टली तो दे नहीं सकती, नहीं तो डिविडेंड हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मेरा कैपिटलाइज किया हुआ पैसा यहीं रखा है। अब क्या कर रही हूँ, मैं असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, कैश नहीं जा रहा, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द असेट। तो बोले असेट की अगर फेयर मार्केट वैल्यू निकाले और आपके पास सपोज करो 100 करोड़ कैपिटलाइज्ड है, आपने 70 करोड़ की असेट दे दी, तो हम ये मानेंगे 70 करोड़ का डिविडेंड ही दिया आपने, क्योंकि इधर क्या रखिए आपके पास पैसा रखा हुआ है। तो बोलते हैं अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ए फॉर क्या है, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप अपने क्या करते हो, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर्स को, तो मान लिया जाएगा क्या, अप टू द लेवल कैपिटलाइज, यहाँ पे जितना एक्यूमुलेट कर करके रखा है वो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, बांट रहे हो। इन शॉर्ट बोलो कैश नहीं दे रहे, इन काइंड क्या कर रहे हो तुम, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये बोलते लो मान लिया हमने कि तुम्हारा ये क्या है, डीम्ड डिविडेंड। तो देखो पहली लाइन क्या लिखी है, इसको थोड़ा सा रीड करते जाते हैं। एग्जाम के टाइम सिर्फ क्या करना है, जो मैं ABCD बोल रही हूँ और इसके जो कॉमन पॉइंट्स बोलूंगी उतना रिवाइज कर लिया, मतलब सब कुछ इसका रिवाइज हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले इन रियलिटी द पेमेंट आर नॉट डिविडेंड। देखो रियलिटी में ये डिविडेंड नहीं है, but for the purpose of income tax they are treated as dividend, actual dividend नहीं है। तो सिर्फ हाईलाइट करो रियलिटी और नॉट डिविडेंड, रियलिटी और नॉट डिविडेंड, ये दो वर्ड याद करो, मतलब हाईलाइट करो। फिर इनकम टैक्स हाईलाइट करो, पर्पस इनकम टैक्स, पर्पस इनकम टैक्स हाईलाइट करो और ट्रीटेड डिविडेंड। वर्ड समझ में आया, रियलिटी नॉट डिविडेंड, इनकम टैक्स पर्पस के लिए इसको डिविडेंड कर दिया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव इज टू प्लग द लूप होल इन टैक्स प्रोविजन एंड टू चेक अवॉइडेंस। जहां जहां ये लोग नहीं दिखाना चाह रहे डिविडेंड, उसको हम बोल रहे नहीं भैया आ जा वापस। द फॉलोइंग पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डीम टू बी डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हाईलाइट दैट थिंग, डीम डिविडेंड टू एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डीम डिविडेंड कहाँ तक रहेगा, जितना पैसा इकट्ठा करके रखा है हम मान रहे हो वही तो तुम इनडायरेक्टली देने की कोशिश कर रहे हो। करा डीम्ड डिविडेंड एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहां तक कोई डाउट? चल अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ABCD एंड ई को मैंने अभी छोड़ के रखा है, इसका मैं रीजन बताऊंगी आगे कि यहाँ पे हमको क्यों इसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ई में एक पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड हो गए सारे प्रॉफिट कंपनी के अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड अंडर सेक्शन 222C ऑल द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। इसको अभी के लिए हम नहीं करेंगे, ये तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट ही आना चाहिए। बस इतना बोल रही है, जो इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है ना, ये इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट आज तक का है। आज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो आज तक का पूरा क्या देखेंगे, एक्यूमुलेट कितना करके रखा है तुमने। तो यहाँ पे डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए लिखा है, जिस दिन तुम बांट रहे हो ना उस दिन तक तुमने कितना इकट्ठा किया। डिक्लेयर से भी मतलब नहीं है इसको, क्योंकि देखो डीम्ड डिविडेंड क्या है, अनकंडीशनली अवेलेबल। याद आ रही है बात, डीम्ड डिविडेंड टैक्स कब होता है, व्हेन इट इज अनकंडीशनली अवेलेबल। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वापस थोड़ा ना मांगने जाओगे, अनकंडीशनली मेड अवेलेबल हो गया ना। तो जिस दिन अनकंडीशनली मेड अवेलेबल हुआ उस दिन तक कितना प्रॉफिट इकट्ठा करके रखा था वो सब तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। लेकिन एक जगह लिक्विडेशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या, कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद एक्यूमुलेशन तो बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए वहां लिखा है कि जहाँ पे C फॉर क्लोजर ऑफ द कंपनी है, तो जहां पे कंपनी क्लोज हो गई वहां तक का एक्यूमुलेशन देखते हैं।
बात समझ में आई? चलो फिर बोलता है लेकिन अगर अमेलगमेट हो रही है कंपनी, इन केस ऑफ एन अमेलगमेटेड कंपनी, accumulated profit whether capitalized or not or losses as the case may be shall be increased by accumulated profits whether capitalized or not of amalgamating company on date of amalgamation। जिस दिन amalgamation हुआ, in short दोनों कंपनी के प्रॉफिट को क्या करना है, मर्ज करना है, और तो कुछ नहीं लिखा है। तो इतनी लाइन तुम पढ़ो, उसकी जगह सिर्फ क्या लिख देना, मर्जर ऑफ प्रॉफिट, तो तुम्हें याद रहेगा मर्जर ऑफ प्रॉफिट इन अमेलगमेशन। एग्जाम टाइम पे इतनी छोटी छोटी चीजें बना के रखो, 1.5 दिन में बहुत सारा रिवाइज नहीं होता है। मर्जर ऑफ प्रॉफिट इन अमेलगमेशन। अब एक बार तुम ही बता दो मुझे, मतलब ये कैपिटलाइज्ड और नॉट का क्या मतलब है? वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। Not included in capital reserve. प्रॉपर बोले उसको तो कुछ, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। चाहे जनरल रिजर्व में रखो चाहे तुम कैपिटल रिजर्व में रखो, चलेगा। अब आता है हमारा डीम डिविडेंड के केसेस। सबसे पहला बोलता है अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो असेट, ए फॉर मैंने कहा था क्या है, असेट है, तो अगर असेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेयर होल्डर्स को, करो डिस्ट्रीब्यूट असेट, हमको दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 100 करोड़ है और आपने सपोज करो, ध्यान अब पूरा इधर, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मेरे डब्बे में इकट्ठा कितना है 100 करोड़ और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 250 करोड़ की असेट, तो बोलते करो, दिक्कत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि 250 करोड़ को डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। हम कितना डीम डिविडेंड मानेंगे, तुमने 250 दिया इतना तक, मतलब 100 करोड़ तक डीम डिविडेंड है, बाकी का डिफरेंस तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही ट्रीट होगा। तो बोलते अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर असेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां क्या होगा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे फिर वो प्रॉफिट को तुमने कैपिटलाइज किया हो या फिर प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं किया हो, वो क्या है, डीम्ड डिविडेंड है। अब मैम आप कैसे देखोगे, एसेट तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको कैसे पता एसेट की वैल्यू क्या है? आज मैं उठा के सारी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मुझे कैसे पता वैल्यू? तो बोलता है जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन किया उस दिन का क्या देखना है, फेयर मार्केट वैल्यू। उस दिन का क्या देखोगे कि उस दिन उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, एमसीक्यू का पॉइंट है कि जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। अब वो पूछ कैसे सकता है कि कितने तक का डिविडेंड हमको क्या मानना है, डीम डिविडेंड। तुम्हें असेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे कि डिसाइड हुआ कि असेट इस दिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सपोज करो 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि असेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस दिन की भी फेयर मार्केट वैल्यू दे देंगे। फिर बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने किसी और चैनल को फॉरवर्ड किया, उस दिन उसकी वैल्यू ये थी, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुई उस दिन उसकी वैल्यू ये थी, बुक वैल्यू भी दे देंगे। तुमको सिर्फ इन शॉर्ट एक ही चीज पता होनी चाहिए कि असेट जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट होती है उस दिन का उसका फेयर मार्केट वैल्यू उठाना है। अब इसमें से अभी कितना डीम डिविडेंड मानोगे, उसने बोला फेयर मार्केट वैल्यू 500 करोड़ है और तुम्हारा एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना दिखाया है, 300 करोड़, तो कितना होगा डीम डिविडेंड, 500 नहीं 300 डीम्ड होगा और उसके बाद 200 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही ट्रीट होगा। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, नोट दिया है यहाँ पे, सिर्फ हाईलाइट क्या करना है, असेट, सिर्फ ए फॉर असेट, असेट का डिस्ट्रीब्यूशन, और जा किसको रहा है ये, शेयर होल्डर। तो असेट और शेयर होल्डर, 2 शेयर होल्डर, सिर्फ असेट एंड 2 शेयर होल्डर। मैम अदर लोगों को दे दे तो, अरे कैसी बात करेंगे अपन, अगर सपोज करो कोई मेरा शेयर होल्डर ही नहीं है तो ऑब्वियस है ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है वो, तब डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इन केस ऑफ बोनस शेयर, नोट्स में है फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ बोनस शेयर, यहाँ एक्चुअल में कोई असेट रिलीज नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों है, बोनस शेयर इशू कर दिया अगर मैंने, सपोज करो मैंने असेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, मैंने जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर दे दिए, तो ये बोल रहे हैं कि बोनस शेयर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। बताओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लॉजिक बता दो, बोनस शेयर इशू करना इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। It's nothing but
जनरल रिजर्व को स्प्लिट करके कैपिटल को, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कराना। श्योर हो कि बस ऐसे ही जनरल रिजर्व को स्प्लिट करके? बताओ बताओ, सिंपल सी तो बात है ना। तुमसे पैसा लिया ना तुमको कुछ पैसा दिया, बोनस इज नथिंग, स्प्लिटिंग। तुमको क्या बोला, तुम्हारे एक शेयर के बदले में एक शेयर और दे दिया। उनको कंपनी को कुछ बेनिफिट मिल रहा है इससे? कुछ भी नहीं मिल रहा है। उनने तुमको सिर्फ क्या दे दिया, बोनस दे दिया। तो यहाँ एक्चुअल कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ तुमको 2 की जगह 4 शेयर अलॉट कर दिए बोनस में, 2+2 कर दिया। तो दैट इज नथिंग। यहाँ पे क्या है, बोनस शेयर, इसीलिए क्या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट नहीं है। तो सिर्फ क्या हाईलाइट करो, बोनस शेयर, सिर्फ हाईलाइट करो बोनस शेयर, और लास्ट में नॉट डीम्ड डिविडेंड। बोनस शेयर नॉट, फिर लास्ट में लिखा है नॉट डीम्ड डिविडेंड। अब सेकंड पॉइंट जो है ना, सेकंड पॉइंट कॉमन पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तुम याद रखना, जब जब एसेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। तो हाईलाइट सेकंड पॉइंट में वर्ड फेयर मार्केट वैल्यू असेट, फेयर मार्केट वैल्यू असेट एंड डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ 3 वर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू, असेट, डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक काम करो, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट करवाया, अगर तुमने एक्चुअल में वही हाईलाइट किया है, अब सिर्फ वो वर्ड्स को पढ़ के देखो कि क्या पूरा चैप्टर, इतनी चीज यूं ही समझ में आ रही सिर्फ वर्ड्स से तुमको? ठीक है, ऐसे ही देखो, हर चैप्टर हाईलाइट कराना पॉसिबल नहीं है, पर एक एक वर्ड का ही कंटेंट होता है किसी लाइन में, या 4 वर्ड होंगे, उसको करके तुम ये बुक को जल्दी, तुम देखना ये वाले चैप्टर्स कितनी जल्दी रिवाइज होंगे जिसमें सिर्फ वर्डिंग्स हाईलाइट है। जनरली स्टूडेंट की मैंने बुक देखी है, येलो, फिर पिंक, फिर ग्रीन, फिर उसके ऊपर भी एक और कलर, मतलब छूटता कोई वर्ड नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे रंग, होली बोलते हैं ना, पूरी होली खेलते हो बुक पे। सिर्फ इतना ही हाईलाइट होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ आई कैची वर्ड, कि उसका मीनिंग यूं ही समझ में आ जाए। मैं जब स्टडीज करती थी, मैं बुक लेती थी, बुक्स के अंदर ही मेरे चार्ट वो फॉर्म कर लेती थी, वर्ड वर्ड किए और एरो बना दिया कि इसका ये हो गया, तो वही बुक के अंदर से मेरे चार्ट ऊपर हो जाते थे कि बस मुझे यही वर्ड्स पढ़ना है एग्जाम टाइम पे। और मानो या नहीं मानो, जब लॉ था, लॉ में तो मैंने चार्ट बना के रखे थे, सिर्फ 4 चार्ट, सिर्फ 4 चार्ट, जिसमें पूरे में मेरे क्या है, पूरा लॉ कवर था। आके कम से कम जैसे एग्जाम दे के आए 2 से 3 घंटे, उतने में ही क्या हो गया, वो सारे अगर चार्ट रिवाइज हो गए तो समझ तो कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्टअप होता है कि एक बार तो सब देख लिया। और पूरा मुनीश भंडारी का उन चार्ट्स में, बड़े बड़े 4 चार्ट्स में चिपका के, आसपास बोलते ना, दुनिया ही मेरी इधर थी, उसी में लिखा था। तो डीटी अभी तुम कर रहे हो, डीटी भी ऐसा कवर हो सकता है, आईडीटी भी ऐसा कवर हो सकता है। थ्योरी तो तुम कवर करना है, ऐसे सामने के सामने लगाओ, कोशिश करो। वो ऐसे बड़े बड़े चार्ट होते ना, उसमें कम से कम 5 चैप्टर तुम्हारे इनकॉर्पोरेट हो, 4 हो। लेकिन उससे होगा क्या, जब तुम रिवाइज करोगे ना, 1.5 घंटे में वो चार्ट एक बार यूज टू हो जाओगे। धीरे धीरे ऐसा होगा कि 1.5 घंटे में एक चार्ट पूरा कर लिया, और एक चार्ट का मतलब है 3 से 4 चैप्टर्स हो जाते हैं तुम्हारे। तो कोशिश करना, अगर तुम इतनी शिद्दत से कर पाओ, कंपल्शन तो है नहीं, पर अगर कर पाओगे ना, तो सच बता रही हूँ, जिस दिन एग्जाम दे के आओगे, एक कंपैरिजन भी रहता है, पता नहीं उसका कितना हुआ होगा, इसका कितना, और तुम्हारा आते से अगर तुम्हारे चार्ट्स भी तुमने पढ़ लिए ना 3 घंटे में, एक बार का रिवीजन तो वहीं डन हो गया है। तो ये ध्यान रखना, तुम कर सकते हो। बस शुरू, बोलते ना, वो 1.5 दिन अगर बहुत सुकून से निकालना है ना, क्योंकि वही पैनिक देता है और वही पूरी एग्जाम खराब करता है, तो उस 1.5 दिन को संभालना है, तो थोड़ी सी बैकवर्ड में तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी स्ट्रांग चाहिए। तो ये सब जितना लिख के रखोगे अपने लिए, ये वाली चीजें ना, इतनी मोटी बुक उस वक्त ना त्रास देती है कि बाप रे, इतना मोटा भी, ये भी बचा अभी, तब तुम ये नहीं देख रहे होते कितना हो गया, तुम ये देख रहे होते कितना छूट गया। वो छूटा हुआ तुमको इतनी टेंशन देता है कि उसके चक्कर में जो बेचारा आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी हिला के आते हो। तो कोशिश करो कि अगर तुम, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम क्या करो, पेजेस में बना के रखो, और उसको मैंने तो टेप से क्या करके स्टिक करके इतना बड़ा कर लिया था,
तो वही मेरे 5 चैप्टर्स मेरे को मेरे आंखों के सामने दिखते थे, तो दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल। तो लड़कियां तो ये कर लेंगी, लड़कों का मेरे को पता नहीं वो इतना लिखेंगे भी कि नहीं, पर मैंने तो बहुत कलरफुल प्रॉपर बनाए थे। तो तुम्हारे ऊपर है, एक बता रही हूँ कि मैंने भी ऐसे किया था, यू कैन। ठीक है। और रही बात डीटी वगैरह की, तो उसके तो पूरे माइंड मैप्स भी बना के रखे हैं, वही वाले फिर मैंने बाद में निकाले थे, तो उसके तो पूरे माइंड मैप बनाए, कहाँ कितना लिंकेज है, ये है वो है। फिर उसके बाद से अभी मैं टाइम नहीं है कि मैं अमेंड कर पाऊँ उनको, तो फिर वो मैंने वो नहीं किए, नहीं तो स्टूडेंट्स ने लिए भी थे तब वो। तो थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, सीए लगाना है तो बनता है ये सब। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं बी। बी फॉर क्या है, तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखो बी सिर्फ हम यहाँ पे लिखा है, पर बी नहीं, वो उसको ऐसे माइंड में रीड करना कि वो डी है। डिबेंचर है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, डिबेंचर स्टॉक है। बोलता है अगर शेयर होल्डर को, देखो देना तो शेयर होल्डर को ही है, तभी तो डीम डिविडेंड है। शेयर होल्डर को डिबेंचर देते हो, डिबेंचर का स्टॉक देते हो, डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हो, और यहाँ पे बी में बोनस भी है। यहाँ पे बी में क्या है, बोनस भी है। या फिर आप बोनस शेयर दे रहे हो, मैम अभी तो बोनस शेयर मना किया था आपने, बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दे रहे हो, तो प्रेफरेंस वालों के लिए वो चेंजेस होते हैं। प्रेफरेंस शेयर हर किसी को इशू नहीं होते, हमारी कंपनी के ही लोगों को इशू होते हैं। तो अगर प्रेफरेंस शेयर आपने बोनस दिया, मतलब शेयरिंग बढ़ रही है, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ए फॉर असेट था, बी फॉर बोनस टू द प्रेफरेंस शेयर, और फिर साथ में डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट। अगर ये आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, आपका एक्यूमुलेट प्रॉफिट कैपिटलाइज हुआ हो नहीं हुआ हो, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन की डेट जो भी है उसके हिसाब से ये बन गया आपका डीम डिविडेंड। तो इसमें हाईलाइट करो फिर से, शेयर होल्डर को डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और साथ में सिर्फ बोनस, और बोनस के उधर लिख दो प्रेफरेंस शेयर, बोनस और वहां पे लिख दो प्रेफरेंस शेयर। डन। फिर इसके बाद 222C, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जिसको क्या बोला जा सकता है, लिक्विडेट होना, कंपनी का बंद होना। तो 222C इज अबाउट क्लोजर ऑफ द कंपनी, मतलब लिक्विडेशन। क्लोजर लिख के मत आना, लिख के लिक्विडेशन ही आना। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी पे अगर आप क्या करते हो, कंपनी के लिक्विडेशन पे अगर आप क्या कर रहे हो, असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर से किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ लिखा है क्या, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट बाय कंपनी, अरे एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब तुम बताओ, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या डीम डिविडेंड मान लेंगे ये? हमारी कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, हमारी कंपनी बंद, याद है लास्ट में जब भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही वो पैसा जाता है। तो नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे वही है कि अगर लास्ट में आप कुछ भी क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो शेयर होल्डर्स को ही, वो लिखा नहीं है वहां पे, पर वो शेयर होल्डर्स के लिए ही है। तो अगर कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मेन चीज क्या है, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडेशन पे कर रहे हो, अगेन डिम डिविडेंड। तो हाईलाइट वर्ड ऑन लिक्विडेशन और असेट, सिर्फ ऊपर ही लिखा है असेट ऑन लिक्विडेशन, बस उतना ही काम का है वो, बाकी तो वही कॉमन चल रहा है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट कैपिटलाइज्ड। तो ए फॉर असेट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कोई लिक्विडेशन नहीं है। बी फॉर बोनस भी है, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट भी है। सी से क्या क्लोज हो रही है कंपनी, तो लिखना नहीं क्लोजर, लिखना लिक्विडेशन ही है, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी पे असेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं डी पे, डी से क्या है, डिक्रीज करना। मैम डिक्रीज क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल डिक्रीज कर रहे हैं, तो लिखना मत डिक्रीज, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जब कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज। तो डी फॉर डिक्रीज, मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मैम शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने से क्या मतलब है, कोई एग्जांपल दे सकता है? बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक के प्रोविजंस के लिए यहाँ पे आगे कुछ दिया हुआ है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अरे एफआर वाले कुछ तो बता ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन ने आईपीसीसी में नहीं पढ़ा। एफआर तो छोड़ो, अकाउंट्स वाले आ जाओ आईपीसीसी के।
कैपिटल रिड्यूस करने का क्या मतलब है? ओ भावी चार्टेड अकाउंटेंट्स बनने वाले लोगों, और अगर इस बार दीक्षा को पता है और दीक्षा नहीं बोल रही है तो सारे के सारे आंसर अगले एक हफ्ते की क्लास में मैं तुमसे ही पूछूंगी, अनम्यूट करके, इसलिए आप खुद अपने आप को वो ऑनर प्रोवाइड करें। reducing the price of the share. रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द शेयर। हाँ बोलो दीक्षा, सेलिब्रिटी अब बोल रहे हैं, अब सब लोग सुनो। मैम एग्जैक्टली तो नहीं अब समझ आ रहा है इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करना है। मतलब बेसिकली शेयर्स कंपनी दोबारा से अपने बायबैक कर लेगी, उसी को ही कहेंगे 10 रिडक्शन रुपए ऑफ के शेयर। शेयर्स को मैं बोल रही हूँ आपसे 8 रुपए का 2 रुपए वापस दे दिए लोगों को, दैट इज नथिंग, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। होता है ना रिकंस्ट्रक्शन जब कंपनी का होता है, कई बार क्या करते हो 50 रुपए के शेयर्स को 40 पे लेके आएंगे, 10 रुपए उनको वापस देंगे, तुम क्या कर रहे हो? शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो। एग्जैक्टली बायबैक कर रहे हो जब अपने शेयर, तब क्या कर रहे हो? अपने शेयर्स बायबैक कर। अच्छा सबसे पहले तो एफआर पे तो अभी नहीं जाऊंगी, पर ये तुम खुद एक बार सर्च करना क्या बायबैक करना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है या नहीं होता है। फिर कल मैं इसका छोटा सा तुम्हारा डिस्कशन इतना भी ये ले लूंगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे डी फॉर क्या है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। 10 के शेयर्स को 8 का बनाना, 10 के शेयर्स को 7 का बनाना, शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया। टू द एक्सटेंट, तुम क्यों शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो? शेयर कैपिटल इसलिए रिड्यूस कर रहे हो उनको डिविडेंड दोगे? नहीं, हम बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे शेयर्स की प्राइस ही कम कर देते हो और ये लो 2-2 रुपए वापस रख लो। तो 2 रुपए तुमको दिख रहे हैं पर उसके पास शेयर कितने वो भी तो देखो, हो सकता है कोई 1 लाख शेयर होल्ड करके बैठा हो तो 2 लाख मिल गए उसको। बोलते नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी क्या है? डीम्ड डिविडेंड है। तो ABCD स्टार्ट करो। A फॉर असेट है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। B फॉर क्या था अपना? बोनस शेयर प्रेफरेंस वाले, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट। C से क्या था? क्लोजर, लेकिन लिखना क्या है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। फिर D से क्या है? डिक्रीज करना, बोलते क्या? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ही तुम्हारी क्या हो जाएगी? वही मान लिया जाएगा कि डीम डिविडेंड है। पर कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब 222E को पिक्चर में लेके आते हैं। बड़ा इजी है 222E, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा जो चार्ट दिया है पूरा पहले उस पर ही फोकस करो। अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी क्या है? अनलिस्टेड है। क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट होती है कि पब्लिक कंपनी होती है? प्राइवेट प्राइवेट। पक्का ना कि ऐसा तो नहीं क्लोजली हेल्ड मतलब पब्लिक का पैसा लिया तो पब्लिक से क्लोजली है, ऐसा कुछ तो नहीं है लॉजिक तुम्हारे? चलो, तो या तो अनलिस्टेड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड को ही क्यों कवर किया? लिस्टेड तो वैसे ही सेबी के अंदर जाती है, बहुत सारे रेगुलेशन उनको वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी भी हमारी दूरदृष्टि से थोड़ी दूर होती है तो उसको ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाली है वो तो हम वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे। तो बोलते हैं हे अनलिस्टेड कंपनी, हे क्लोजली हेल्ड कंपनी, तुमको क्या देना था? डिविडेंड देना था, तुमने डिविडेंड नहीं दिया। अब सिर्फ इधर देखो, बोलते तुमने क्या दिया? लोन और एडवांस, दोनों चीजें। हाँ, लोन और एडवांस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांस, इतना तो पता है। ये भी बता दो, लोन एंड एडवांस का डिफरेंस बताओ मुझे। हाँ किया है तुमने तो फिर अब आंसर भी हो जाए। मेहताब ने भी हाँ किया था। मेहताब आंसर बोलो, लोन एंड एडवांस के बीच का डिफरेंस। लोन तो जो है क्या कहते हैं जिस पे कोई अमाउंट पे करनी होती है जैसे इंटरेस्ट ये सब। एडवांस जो होता है वो कस्टमर्स को दिया जाता है, कस्टमर को दिया जाता है कि सॉरी सप्लायर्स को दिया जाता है। हाँ ठीक है। तो लोन जो होता है इन शॉर्ट उधार है, तुम्हारी लाइबिलिटी है। एडवांस कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है? असेट है। पर यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है हे क्लोजली हेल्ड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, अगर तुमने क्या किया? एडवांस दिया, दिखा रहे हो एडवांस है सिर्फ कि हमको कुछ खरीदना है इसलिए हमने एडवांस दे दिया, या फिर तुम क्या कर रहे हो? उसको लोन दे रहे हो। तो बोलते कहीं ना कहीं तुम्हारे यहाँ आउटफ्लो क्या हुआ? मनी का आउटफ्लो हुआ। तो बोलते लेकिन ये दिया किसको? किसी ऐसे शेयर होल्डर को दिया जिस शेयर होल्डर का तुम्हारी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है।
10% इज अ वेरी बिग थिंग। हमारे 26% में तो कितना एसोसिएट वाली चीजें चालू हो जाती है। तो बोलता है अगर कोई शेयर होल्डर आपकी कंपनी में 10% या 10% से ज्यादा की इक्विटी रखता है और उसको लोन दे रहे हो, तो लोन भले ही तुमने मार्केट इंटरेस्ट पे दिया, भले ही वो रीपे भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टिल क्या माना जाएगा? वो डीम डिविडेंड ही माना जाएगा। तुमने उसको एडवांस दिया, तो यहाँ पे भी बोलते कि तब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक हम उसको क्या मानेंगे? डीम डिविडेंड ही मानेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, आगे हम करेंगे। ये लोन मैम, लेकिन हमारा तो काम ही है, मेरा जो बिजनेस है ना, बैंक हूं मैं, बैंक का तो काम ही है। बैंक में भी तो देखो, एक्सिस बैंक में भी तो शेयर होल्ड करते हैं लोग। अब सपोज किसी शेयर होल्डर को क्या चला गया, लोन चला गया, तो ऐसे डीम डिविडेंड कर दोगे? तो वो बोलते नहीं, अगर आपको सब्सटेंशियल इनकम, ये बैंकिंग वाले चीजों से ही होती है, सब्सटेंशियल इनकम आपकी क्या है, ये फाइनेंशियल चीजों से ही होती है, तब हम उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो बोलते हैं इन जनरल लोन एंड एडवांस दिया किसी ऐसे पर्सन को, वो पर्सन कौन है? अगेन शेयर होल्डर। 10% और मोर आपकी वोटिंग पावर उसके पास है, उसको लोन दो, उसको एडवांस दो, इन जनरल डीम डिविडेंड है। लेकिन अगर आपको सब्सटेंशियली जो इनकम होती है वो आपके बैंकिंग जैसे बिजनेस से ही होती है, आपका कमर्शियल नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि आप लोन देते हो, एडवांस देते हो, तब जाके वो क्या नहीं बनेगा? डीम डिविडेंड नहीं बनेगा। अब कंफ्यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट देता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही दिया था उसको, कोई मतलब नहीं है उससे, चाहे मार्केट से ज्यादा रेट पे भी देगा और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और वो शेयर होल्डर है, और हमको भी सब्सटेंशियली इनकम कोई बैंकिंग जैसे चैनल से होती नहीं है, तो वो डीम डिविडेंड ही है। मतलब वो कितने भी वैलिड रीजन दे दे, इन शॉर्ट अगर तुम्हारा काम बैंकिंग वाला नहीं है तो वो डीम डिविडेंड ही कहलाएगा। अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मत भूलना। फिर हमने सोचा इसको डायरेक्ट देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, हमने क्या किया, हम इसको नहीं देते, हम किसी तीसरे पर्सन को देते और बोलते कि फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस शेयर होल्डर। मतलब सपोज करो दीक्षा यहाँ पे क्या है, मेरी कंपनी में पैसा लगाया, उसने 10% शेयर्स रखे, मैंने कहा इसको नहीं देते, इसको दिया तो पता चल जाएगा। मैंने किसको बोला? स्वाति, मैं तुमको दे रही हूँ लोन एंड एडवांस, तुम क्या करना, बेनिफिट किसको पहुंचाना? दीक्षा को ये बेनिफिट पहुंचा देना। तो मैंने एनी अदर पर्सन को दिया फॉर किसके बेनिफिट के लिए? हमारे शेयर होल्डर के ही बेनिफिट के लिए दिया। मतलब कान इधर से नहीं पकड़ा, तो मैं ऐसे करके करो तो भी इनको समझ में आ गई, और बोले ये भी क्या है? डीम डिविडेंड। किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर के बिहाफ पे मैं इसको दे दी। देखो दो वर्ड लिखे, आप या तो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए दे रहे हो या शेयर होल्डर के बिहाफ पे दे रहे हो। सपोज करो दीक्षा ने क्या किया है, 10 करोड़ रुपीज स्वाति से उधार लेके रखे, इसने बोला आप मुझे मत दो, डिविडेंड तो देने ही वाले थे, मुझे मत दो, मुझे दोगे तो वैसे भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे बिहाफ पे स्वाति को पेमेंट कर दो। इसके बिहाफ पे मैंने अगर स्वाति को पे किया तो भी डीम डिविडेंड, या फिर कोई बिहाफ नहीं है, सीधी बात इसको देती तो पता चलता, तो मैंने क्या दिया, स्वाति को दे दिया कि बेनिफिट पूरा किसको पहुंचाना? दीक्षा को, तो भी क्या है? डीम डिविडेंड। तो वर्ड क्या है? बिहाफ मतलब लाइबिलिटी फुलफिल करना, वहां लिख देना बिहाफ का मतलब क्या है? लाइबिलिटी फुलफिल करना। और बेनिफिट क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। बिहाफ लिखा है ना वहां पे, उसके ऊपर लिख लो कि जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी वो कौन फुलफिल कर रहा है? कंपनी फुलफिल कर रही है, उसके बिहाफ पे कहीं पेमेंट कर रही है। तो इस पे भी तो केस स्टडी इंस्टीट्यूट बना सकता है सिर्फ बिहाफ वर्ड पे। तो तुमको ये क्लिक करना होगा, बिहाफ का मतलब क्या है, ये डीम डिविडेंड का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर दिमाग चला, अगर डायरेक्ट शेयर होल्डर को दिया, इन्होंने कवर कर लिया, हमने क्या दिया, एनी अदर पर्सन को दिया फॉर बिहाफ या बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, तो भी इन्होंने पकड़ लिया। अब हमने सोचा एक काम करते, ना इसको देते ना इसको देते, अब तीसरा किसी ऐसी कंसर्न में पैसा लगाते, उस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। मतलब ना डायरेक्ट इसको दिया ना तीसरे पर्सन को दिया, किसी एक कंसर्न। मैम कंसर्न क्या होता है? कोई कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकता है, बीओआई भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो सपोज करो दीक्षा किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वहां उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट या इनकम उसको वहां से जनरेट होती है, तो उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। जहां पे आपको 20% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट या फिर क्या हो, इनकम जनरेट हो। अब दीक्षा कहाँ है? उधर है। मैंने कहा डायरेक्ट दीक्षा को नहीं देना, वो पार्टनरशिप फर्म को क्या देती हूँ? लोन एंड एडवांस।
तो बोलते अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को भी लोन एंड एडवांस दिया जिसमें शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 10% या उससे 20% या तो इनकम होती है या प्रॉफिट उसको 20% मिलता है, तब भी हम क्या मानेंगे, ये क्या है, डीम्ड डिविडेंड है। अब सारी की सारी चीजें लोन एंड एडवांस नहीं माना जाएगा। फिर से वही, अगर आप जो देने वाली कंपनी ना, आपका काम ही क्या है, लोन देने का है, सब्सटेंशियली आप काम इसी वाले चीज से आप इनकम अर्न करते हो, तो इसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, चाहे आप इंटरेस्ट बोलो मार्केट रेट पे है, चाहे बोलो कि मार्केट रेट से ज्यादा है, उसने रीपेमेंट कर दिया, इन चीजों से कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, accumulated profit means profit as per companies act, not assessable profit। इसका मतलब समझ रहे हो, accumulated profit मतलब कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट, जो तुम असेस करके रखते हो वो नहीं। और कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट कौन से शेड्यूल के हिसाब से निकलता है, कुछ अपन लिखते हैं ना, शेड्यूल दिस ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 ऐसे पूछ रहे हो कि कंफ्यूजन में बता रहे, शेड्यूल 3 बता रहा हूँ। बता रहे हो, शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है उसी की बात करें, कि तुम कंपनी एक्ट के प्रॉफिट को देखो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो तुम नेट प्रॉफिट और ये सब वो करते हो ना, उससे हमको मतलब नहीं, कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट देखो। ऐसा क्यों, कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट क्यों देखना है और ये वाला क्यों नहीं देखना जो हम प्रॉफिट निकालते? नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड होता है शायद। ऐसा नहीं, देखो कंपनीज एक्ट का जब तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो, ओवरऑल क्या इनकम टैक्स के रूल नहीं लगे उसके अंदर, अभी उसमें क्या नहीं हुआ, इनकम टैक्स के रूल नहीं लगे। इनकम टैक्स कितनी चीजों को अलाउ करेगा, कितनी चीजों को डिसअलाउ करेगा, इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं, तो कहाँ कहीं कहीं जगह पे ऐसा है कि प्रोविजंस भी अलाउ हो जाते हैं। बोलते नहीं, हमको प्योरली वो चाहिए जो कंपनी एक्ट बोलता है ना, एक एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपने प्रॉफिट बनाया हमको वो दे दो। क्योंकि हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप चले तो बहुत सारी चीजें अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाती है, तो इसलिए हमको ओरिजिनल क्या चाहिए, तुम्हारा ओरिजिनल एक्यूमुलेशन देखना है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोलता है, if loans and advances are given to concern then it is treated deemed dividend in the hand of concern, but as per some court it is taxable in the hands of shareholder। अब देखो ये लाइन को अच्छे से एक बार पढ़ो, अभी कुछ, अगर लोन एंड एडवांस किसको दिया है, कंसर्न को दिया है, डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ कंसर्न होगा, पर कुछ कोर्ट के जजमेंट बोलते हैं कि ये शेयर होल्डर्स के हैंड में क्या होगा, टैक्सेबल। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या बोल रहा है, लोन एंड एडवांस अगर आप दे रहे हो वो पार्टनरशिप फर्म को, कंसर्न मतलब वही पार्टनरशिप फर्म, बोलता है अगर आपका लोन एंड एडवांस उस कंसर्न को गया है तो वो डीम डिविडेंड उस कंसर्न के हैंड में होगा, ऐसा कुछ केस लॉ बोलते हैं। ठीक है, और कुछ केस लॉ बोलते हैं नहीं, वो कंसर्न नहीं, एक्चुअल में तो दीक्षा के हैंड में ही वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। क्योंकि तुम देखो ना, यहाँ मैं जिसको पे कर रही हूँ, अब मुझे थोड़ा से इलॉजिकल क्यों लगा मैं बताती हूँ, जब मैं थर्ड पर्सन को पे कर रही थी तब तो इन्होंने नहीं बोला कि थर्ड पर्सन के हैंड में टैक्सेबल करना है कि दीक्षा के हैंड में, पर जब कंसर्न को दिया तब क्या बोल रहे, या तो कंसर्न के हैंड में होगा, कुछ केस लॉ बोलते हैं कंसर्न टैक्स पे करेगा, कुछ केस लॉ बोलते नहीं, वो जो शेयर होल्डर है ना वो टैक्स पे करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, दो तो फिर दोनों में तो एक जैसी बात चल रही है ना, हम किसी और को दे रहे हैं इसके बेनिफिट के लिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा है इलॉजिकल कि सिर्फ कंसर्न के लिए ये पॉइंट है, वो थर्ड पर्सन को जब मैं दे रही हूँ ना तब वो ये पॉइंट ले ही नहीं रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? अब कब कब डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, तो देखो थर्ड पॉइंट पे सबसे पहले जंप कर जाओ, यहाँ क्या लिखा है, बायबैक ऑफ शेयर्स को हम डीम डिविडेंड नहीं बोलते। क्यों? तुम अपने शेयर्स खरीद रहे हो, ओरिजिनली क्या हो रहा है, कैपिटल पे फर्क पड़ रहा है, एक्चुअली ये तुम्हारे शेयर्स मार्केट में पैसा देके तुम अपने शेयर्स ही वापस खरीदो। अब वो शेयर होल्डर कहाँ रहा, जब तुम बायबैक कर लेते हो सामने वाला अब शेयर होल्डर रहेगा क्या? ये पूरी कहानी क्या चल रही है कि तुमने शेयर होल्डर को इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तुम तो खुद उससे शेयर्स खरीद के आ गए, तो तुम कैसे उसको डीम डिविडेंड मान सकते हो? क्या लॉजिक समझ में आया क्यों मैंने बोला कि बायबैक यहाँ कवर नहीं होगा?
तुम समझो, तुम सबके पास मेरे शेयर्स हैं, मैं अभी क्या कर रही हूँ, असेट दे रही हूँ। असेट देने का मतलब क्या है, तुमको बेनिफिट पहुंचा रही हूँ, तुम अभी भी शेयर होल्डर हो। पर बायबैक में मैं क्या कर रही हूँ, लो भैया मेरे शेयर्स वापस कर दो। अब क्या तुम सब लोग शेयर होल्डर रहे? तो इसीलिए शेयर होल्डर्स से जब बायबैक करते हैं तब वो डीम डिविडेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे लिख लो बायबैक के आगे, नो मोर शेयर होल्डर, आफ्टरवर्ड नो मोर शेयर होल्डर। अब तुम शेयर होल्डर ही नहीं रहोगे तो बेनिफिट थोड़ी ना दे रहा है कोई। थर्ड पॉइंट पे लिखा है ना, उसका रीजन लिख लो। फर्स्ट पॉइंट तो ऑलरेडी कर लिया अपन ने, एडवांस या लोन अगर कंपनी देती है, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही अगर ये है और उसको मनी ये सब्सटेंशियली इसी चीजों से मिलती है, तो वो डीम डिविडेंड नहीं है। क्या 1 और 3 में कोई दिक्कत? बोलो जल्दी, 1 और 3 में कोई दिक्कत है? अब सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, देखो हमने एसेट डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, हम जानते थे जेन्युइन है, लेकिन लॉ क्या बोलता है, नहीं, मान लिया कि ये क्या डीम डिविडेंड। अब क्या हुआ, अभी एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को डीम डिविडेंड मान लिया। अब ऐसा हुआ कि एक्चुअल में मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको तो तुमने वैसे ही डीम डिविडेंड मान लिया। अब तो मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, डीम डिविडेंड नहीं, एक्चुअल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो बोलते अगर ऐसा हुआ तो हम सेट ऑफ करेंगे। मतलब सपोज करो पहले किसी शेयर होल्डर को तुमने क्या दिया, एसेट दी, उस एसेट की वैल्यू ले लेते 5 लाख रुपीज है, हमने उस 5 लाख को क्या मान लिया, डीम्ड डिविडेंड, राइट? इतना समझ में? मैंने एक शेयर होल्डर को असेट दी, उस असेट की वैल्यू कितना है, 5 लाख है, तो मान लिया 5 लाख क्या है, डीम डिविडेंड। अब बोलते कि एक्चुअल में मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअल में मैं 7 लाख का डिविडेंड दे रही हूँ अब उसको। तो बोलते रुको, अब 7 लाख पे वो शेयर होल्डर टैक्स पे नहीं करेगा, पहले का मान लिया कितना था, 5 लाख। अब एक्स्ट्रा जो 2 लाख है ना, सिर्फ उस पे उसको बोलना वो टैक्स पे करे। तो वही लिखा है, एनी डिविडेंड पेड बाय कंपनी which is set off by company against the loan which has been deemed as dividend। यहाँ पे पूरी लाइन है कि जो कंपनी पे करती है और उसे लोन के अगेंस्ट अपने क्या मान लिया, डीम डिविडेंड मान लिया। तो अब अगर आप एक्चुअल डिविडेंड पे करोगे तो ये सेट ऑफ होगा। ये सिर्फ 222E के कॉन्सेप्ट में लगेगा, सिर्फ 222E और कहीं नहीं। सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस में है, ई पे है, ए बी सी डी कहीं पे सेट ऑफ नहीं दिया इन्होंने। फिर इसके बाद ये लिख लो तो बताओ, डन। फिर शेयर होल्डर्स, कंपनी डीमर्ज हो रही है, डीमर्ज कंपनी अपनी रिजल्टेड कंपनी को शेयर्स इशू कर रही है। अब ये तो जेन्युइन है क्योंकि मर्जर डीमर्जर कोर्ट और इन सब के उससे ही होता है। तो बोलता है अगर कंपनी डीमर्ज हो रही है फिर अपने शेयर होल्डर्स को कुछ दे रही है, वो भी डीम डिविडेंड नहीं है, वो जेन्युइन है। और एक चीज बताओ, अगर तुम्हें थोड़ा कैपिटल गेन आईपीसीसी का याद है, तो शेयर्स अगर ट्रांसफर होते हैं ड्यूरिंग डीमर्जर, वो ट्रांसफर भी नहीं माना जाता है, उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। तो अदर सोर्स पे ही नहीं आएगा उस पर, वो कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा। और इतना तो समझ लो, सैलरी तो वो हो नहीं सकता, पीजीबीपी तो वो हो नहीं सकता, हाउस प्रॉपर्टी तो वो हो ही नहीं सकता। तो इन शॉर्ट मर्जर डीमर्जर में जब भी शेयर्स अलॉट होते हैं वो किसी हेड में नहीं जाते क्योंकि वो जेन्युइन है, ठीक है। फिर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, सी और डी का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रेफरेंस शेयर का, सी और डी में अगर आप कभी भी क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेफरेंस शेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, वो भी डीम डिविडेंड नहीं है। डी मतलब रिडक्शन करना शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ऐसा क्या है, डीम डिविडेंड नहीं है। सी क्या है, क्लोजर के टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ दे रहे हो तो भी क्या नहीं है, डीम्ड डिविडेंड नहीं है। दिस कंप्लीट्स योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। अब हाईलाइट, आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि सिर्फ कीवर्ड ही करना होता है जिससे पूरा तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई उसके अंदर क्या है। आई होप ही बोल रही हूँ मैं, शायद समझ में आ गया होगा, ऐसे पूरी लाइनें मत करके बैठना, ठीक है। चलो तो एक बार जो करवाया ABCD उसका कर लेते रिवीजन। ए फॉर बोलता है असेट का डिस्ट्रीब्यूशन, बी क्या बोलता है, आप बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन से बोनस शेयर, प्रेफरेंस वाले।
डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हो। फिर इसके बाद सी से क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। डी से क्या है, सी से क्या है, क्लोजर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होता है उस वक्त आप डिस्ट्रीब्यूट करो। डी से क्या है, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल है। इसमें जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन की डेट का फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं एंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये मेन चीज होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड और नॉट, सबके लिए कॉमन था ये, उतना डीम डिविडेंड हो जाएगा। ई क्या बोलता है, अगर लोन एंड एडवांस देते हो किसी ऐसे शेयर होल्डर को 10% और मोर की वोटिंग पावर, किसी और पर्सन को इसके बिहाफ पे या इसके बेनिफिट के लिए, या किसी कंसर्न को दे रहे हो जिसमें इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब 20% या उससे ज्यादा की इनकम या शेयर उसको वहां से मिलता है, नहीं मानेंगे डिविडेंड। अगर क्या हुआ है, जो कंसर्न दे रही है, मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी ये लोन एंड एडवांस देती है, उसका तो काम ही लेंडिंग का, सब्सटेंशियल इनकम उसको लेंडिंग के बिजनेस से ही होती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट आप क्या चार्ज करते हो, इंटरेस्ट का बहाना देके आप ये नहीं बोल सकते कि डीम डिविडेंड नहीं है। बायबैक डीम डिविडेंड नहीं है। डीमर्ज कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी को जब भी शेयर्स देती है वो डीम डिविडेंड नहीं है। सी और डी में जब भी प्रेफरेंस शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीम डिविडेंड नहीं है। सेट ऑफ कर रहे हैं, सेट ऑफ मतलब ऑलरेडी लोन देते समय बोल दिया था डीम डिविडेंड है, जब एक्चुअल अगर आप डिविडेंड दे रहे तो इसको क्या कर सकते हैं, 222E में ही क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये क्या है, 222ABCDE का क्या है, पूरा छोटा सा क्रक्स कि यही होता है तुम्हारा डीम डिविडेंड। क्या ये बात समझ में आ गई? मैम ये हैशटैग जो फर्स्ट पेज पे इसके ऊपर जो है ना लिखा हुआ एक्यूमुलेटेड, ये कैपिटलाइज्ड और नोट, ये एक बार फिर से बता दो तो थोड़ा। एक मिनट, पेज नंबर बोला ना, मैंने बंद कर मैम 190। इन केस ऑफ एमलगमेटेड कंपनी, इन केस ऑफ एमलगमेटेड कंपनी, देखो कंपनी एमलगमेट होती है, एमलगमेटिंग एंड एमलगमेटेड कंपनी मिलके कंपनी बनाती है, तो इसके पास भी एक्स कंपनी और वाई कंपनी एमलगमेट होने जा रही, एक्स के पास भी प्रॉफिट है चाहे कैपिटलाइज हो या ना हो, वाई के पास भी प्रॉफिट है चाहे कैपिटलाइज हो या ना हो। जब ये एमलगमेट होंगे इनके प्रॉफिट्स को भी क्या कर देंगे, एमलगमेट कर देंगे। फिर मतलब टोटल देखेंगे इन दोनों का मिला के टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, फिर डिविडेंड डिसाइड होगा। ठीक है, तुमको कितने मिनट दे रही हूँ मैं, पूरे 10 मिनट। किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दे रही हूँ। अभी के अभी 10 मिनट्स में पूरा डिविडेंड मुझे जितना याद आता है 1998 से तुमको अभी के भी 10 मिनट्स में लिख के दो कि क्या क्या हुआ था, किस डेट पे क्या किया था। अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन ऐसे कि आईसीआई को समझ में आए वैसी लैंग्वेज, अपनी ऐसी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सब मत घुसा देना, ठीक है, प्रॉपरली लिखो। मैम मैं ABCD लिख देता हूँ। लिखो लेकिन कवरेज अच्छा होना चाहिए कि समझ में आए कि हाँ भैया यही लिखा है।
चलो 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 बताओ, कंप्लीट हुआ? मैम 115 बीबीडी और डीम डिविडेंड लिखा है पूरा। 115 बीबीडी डिविडेंड और उसके आगे का 14 2000 नहीं लिखा मैम, टाइम नहीं मिला, अभी लिखने जाती थी। कोई दिक्कत नहीं। याद है? ऐसा लगा कि रुक रहा है, हाँ मैम, सोचना याद पड़ है। रहा है। याद तो है ना? ठीक है। अब किसने पूरा किया है? कोई है ऐसा जो पूरा करके बैठा है कि पूरा लिख लिया? आज का डीम डिविडेंड हो गया मैम, हम्म, आज का डीम डिविडेंड आज का हो एबीसीडी। गया। ठीक है, दीपक ने डीम पूरा डिविडेंड लिखा? मैम पूरा लिखा है। डीम डिविडेंड। ठीक है, चलो एटलीस्ट याद है। और पुराना क्यों नहीं लिखा? आज का ताजा ताजा तो तुमने लिख लिया, पुराना क्यों नहीं लिखा? 90 कि अभी तो सुबह ही रिवाइज करवाया वो तो। मैंने पुराना ही मैंने तो लिखा है, पुराना बस ही लिखा है लास्ट सिर्फ। में थोड़ा सा पुराना ही रह लिखा गया। है, सिर्फ पुराना ही लिखा है मैम, ये ठीक है। 115 बीबीडी। तो मैंने भी पुराना ही अच्छा, तुम्हें लिखा है अगर बस। और 10 मिनट मिल जाते तो पूरा कर लेते ना? हाँ जी। यस मैम। जाता ना फिर पूरा। यस मतलब 20 मिनट्स में बिना देखे तुम एक पूरा चैप्टर लिख सकते हो, बस हम लिखते नहीं है। तो अब तुमको पता है, देखो तुम्हारा ट्यूसडे तक का होमवर्क तो तुम्हें याद ही होगा, मैं बार बार याद दिला रही हूँ। एनआर टैक्सेशन के क्वेश्चन क्वेश्चन तक, मतलब ट्यूसडे भी चलो डिस्कस नहीं करूंगी, वेडनेसडे को जरूर करूंगी। तो ट्यूसडे तक वो करना है। फिर उसके बाद आज नेक्स्ट 10 मिनट निकाल के, छोड़ो 10 मिनट भी छोड़ो, पूरे 30 मिनट लो और बिना देखे डिविडेंड का क्या करना अच्छे से लिख के रखना तुम्हारी लैंग्वेज में, ठीक है? बिना देखे। पूरा डिविडेंड हो चुका है, खत्म हो गया है। तो मेरे ख्याल से तुम तो 10 मिनट मांग रहे थे, मैंने कितने दिए तुमको? एक्स्ट्रा 20 मिनट। पूरे 30 मिनट में नोट्स कंप्लीट कर लेना आज। और ये नोट्स सेंड करना मैंडेटरी है, ठीक है? क्योंकि ये ना क्रॉस लिंकेज अलग अलग जगह का, ये एक जगह का नहीं है। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में एक बार लिखना जरूरी है। भले ही मेरे वो दे दिया मैंने, फिर भी खुद की लैंग्वेज में लिखो, ठीक है? देखो अब हमारा कौन सा चैप्टर हो गया खत्म? डीम डिविडेंड नामक चैप्टर डन हुआ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। कुछ चीजें मुझे चैप्टर नंबर 1 की उसमें स्टिकी नोट लगवाने पड़ेंगे क्योंकि वो यहाँ का पार्ट ही नहीं है। 115 बीएडी पे आ जाओ सबसे पहले तो, दैट इज ऑन पेज नंबर 21। अब देखो, अब तक तुमको कंपनी के लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया, क्या क्या था? मेरे को सेक्शन याद दिलाओ, कंपनी के सेक्शन कौन कौन से किए थे अपन ने 1-1 करके? 115 बीए BA बी BAA BAB BSc 22% किसमें था? BAA हाँ, और वो किसमें था? 15 प्लस 10 प्लस BAB ठीक है, तो बचा कौन सा? बीए, उसमें कितना BSc परसेंट था? इंडिविजुअल बीएससी 25%। 25% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, सरचार्ज किसमें कंपलसरी था? मैम BAB and BAA बी में, दोनों में। और बचा जिसमें कंपलसरी नहीं था, किसमें ऐसा है कि मैट लगेगा ही? साथ मैम में लगेगा। BAA और BAB मैट नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा BA BA में। ठीक है, फिर कहाँ पे वो कौन से सेक्शन में लिखा है कि कुछ 4-5 चीजें जिसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कंसिडर करेंगे? मैम BAB में लिखा है, BAB और वो लिखा है माइनिंग होगी, माइनिंग, प्रिंटिंग, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, मार्बल्स को स्लैब्स में कन्वर्ट करना, और रिफिल वो गैस को फिल करना, और रह गया Printing. सिनेमेटोग्राफी और पिक्चर। ठीक है, फिर वो कहाँ पे लिखा है कि अगर तुमने और परसेंट भी बताना, अगर तुमने क्या किया, डेप्रिशिएबल एसेट को सेल किया तो इतना इतना परसेंट लगेगा। 10% प्लस 10% प्लस 4%। कौन से सेक्शन में लिखा है? BAB हाँ, BAB में लिखा है। फिर उसके बाद वो कौन से सेक्शन में लिख के दिया है कि तुमको ध्यान से सुनना, हाँ, तुमको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देंगे। BAB में, BAB BAC में, BSc में। हाँ सी BSc किसके? BSc बोलता है नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ है? इंडिविजुअल HUF लिखा हुआ है मैम उसमें। इंडिविजुअल HUF लिखा, मतलब तुम्हारी एज क्या हो कोई मतलब नहीं, तुम क्या रेसिडेंशियल स्टेटस के हो कोई मतलब नहीं।
फिर मेरे को बताओ वो कहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हारी इनकम हमारे कारण इतनी इतनी हो गई तो हम तुमको 15 पे वापस ले आएंगे। सरचार्ज मैम भी ये सरचार्ज वाली प्रोविजन हाँ, तो कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है क्या ये? कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है? नहीं, इंडिविजुअल ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, हाँ, क्योंकि हाँ। स्लैबरेटी उनके लिए है उनके सिर्फ। हैं, हाँ जी मैम। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को बताओ वो कहाँ पे लिखा है, मेरे को तो कितना कम याद रहता है। अगर इसका मीनिंग इस जगह पे नहीं लिखा हो तो तुम इनकम टैक्स रेफर करोगे। DT डबल है। डीटी डबल। अच्छा, उधर चलो। अगर डीटी डबल ए में मीनिंग नहीं लिखा हो तो तुम कहाँ जाओगे? इनकम टैक्स एक्ट में। अब दोनों जगह नहीं लिखा है तो कहाँ पहुंचोगे? वो नोटिफिकेशन फिर नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और रेट्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। फिर वो कहाँ पे लिखा है कि अगर टारगेट, सेक्शन बताते जाना, अगर टारगेट तुम्हारा क्या है, इंडियन कस्टमर है और ये सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट ने एक 165 है 65 है, उसमें टैक्स कितने पे लगता है 2%। 2%, और किस अमाउंट पे? more than More equal than to 2 2 crore, फाइनली Than मोर देन equal इक्वल to टू 2 करोड़। 2 crore, ठीक है, फिर उसके बाद वो एक और कुछ सेक्शन था जिसमें स्पेसिफाइड सर्विस की बात की थी। 165, 165 अच्छा, उसमें कितना परसेंट है? 6% डिडक्शन। कौन सी सर्विस है? मैम ऑनलाइन Advertisement. डिजिटल स्पेस एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, फिर उसमें कितने परसेंट, कितने रुपए तक नहीं लगेगा? 1 लाख up to 1 lakh, अप टू 1 up to 1 और lakh. एक और कंडीशन है कि तब भी नहीं लगेगा अगर सर्विस ली होगी। एनआर मैम अगर उसका पी Services connected with PE in India. अगर एनआर का पी इंडिया में है या फिर रेसिडेंट किस पर्पस के लिए ले रहा है? पर्सनल पर्पस। पर्सनल Personal पर्पस के लिए, purpose. तब भी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ कि वो कहाँ पे लिखा है कि हाँ 30% ऑफ EVIT DA मैम वो इतना ही। डिडक्शन ट्रांसफर है प्राइसिंग PGBP इंटरेस्ट पेड मैक्सिमम टू एसोसिएट एंटरप्राइज। हाँ, इसमें लोन कौन लेता है? रेजिडेंट या तो रेजिडेंट लेता है मैम या या तो तो NR इंडियन कंपनी या फिर या परमानेंट तो एसोसिएट एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइज ऑफ द इंडियन कंपनी या फिर क्या करे, Permanent- परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, किसी से भी ले, अगर बाहर किसी और से ले रहा है और हमारी क्या किया, एसोसिएट एंटरप्राइज ने वहां पे डिपॉजिट कर दिया तो भी ये एप्लीकेबल होगा, या फिर डायरेक्ट एसोसिएट से लोन ले रहा है तब भी एप्लीकेबल होगा। कितने अमाउंट पे ये चीजें फिर प्रोविजन ही नहीं देखते। 1 crore. हाँ, फिर वो बताओ कि प्राइमरी एडजस्टमेंट के ये कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण हमको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ा मैम था? अप्पा लिया आपने या और फिर जब अप्पा AO की ने डेट, अप्पा की डेट, अप्पा की डेट हाँ ईयर दिया है उसमें, इसके बाद से ही अप्पा काउंट 16-17 फाइनेंशियल ईयर के बाद। असेसमेंट ईयर 16-17 और अर्लियर उससे पहले नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा। असेसमेंट है कि प्रीवियस ईयर है? असेसमेंट ईयर पक्का 16-17 है कि 17-18 है? 16-17 16-17. अच्छा, और फिर दूसरा क्या है? AO ने अगर AO एडजस्टमेंट ने की बोला और एसएससी ने एक्सेप्ट सेफ हार्बर रूल्स और एक होती है एक सेफ हार्बर रूल एओ ने बोला, तुमने एक्सेप्ट किया, तुम खुद आगे हो के बोल के जा रहे हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट, और एक अप्पा 16-17 असेसमेंट ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को बताओ वो क्या था कि एक तो मुझे -% का रॉ मटेरियल देना है और साथ में एक और कंडीशन है। 90% और वो इन्फ्लुएंस खुद करेगा। प्राइस भी इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो उसमें क्या लिखा था कि अगर हम एटलीस्ट एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करें या मोर फिर देन मेजॉरिटी. मोर देन 50% half of the of board of one directors. गारंटी कितने वन परसेंट? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गारंटी 10%. 10% least और 10% 10% ऑफ Total board. बोरोइंग्स टोटल टोटल बोरिंग्स तो फिर वो कहाँ था कि तुम्हारी टोटल एसेट का बुक वैल्यू देखेंगे, वो क्या था? 80% 51%. 51%. At least 51. तो देना क्या पड़ेगा? 51 पे लोन लोन देना Loan. पड़ेगा। फिर एक और जगह कुछ 10% का भी था, अगर 10% का तुम्हारा या उससे ज्यादा का PSR वगैरह मिल रहा है, AOP BOI AOP में भी इंटरेस्ट AO 10%. फिर कहीं पे एक चीज बोली थी ना मैंने स्पेसिफिकली, होली ही देखना, होली तुम इस चीज पे। मैम पेटेंट कॉपी Technical know-how. टेक्निकल नो हाउ वेरी गुड, अब अच्छा लगना चालू है मेरे को। फिर उसके बाद कहाँ पे लिखा था कि हाँ कुछ ऐसा था ना कि अगर आपका DTAA भी है तब भी whichever is less देखना, वो क्या था whichever is less देखना? डोमेस्टिक लॉ DTAA which is law beneficial to the इनकम और अगर DTAA नहीं है तो कुछ पॉइंट्स लिखने ही पड़ रहे थे।
गार इंडियन फॉरेन रेजिडेंट इनकम है, फॉरेन रेजिडेंट इनकम है, है, रेसिडेंट ऑफ टैक्स पेड है फॉरेन इनकम है, DTAA नहीं है, देयर इज नो DTAA। फिर से रेसिडेंट और है, पॉइंटर्स। फॉरेन इनकम है, टैक्स मान लग चुका पेड है, इन फॉरेन कंट्री एंड देयर इज नो DTAA। ठीक है। मेरे को ये बताओ कि जब टीपीओ के पास केस जाता है तो टाइम पीरियड कितना मिलता है? दो केस में, एक असेसमेंट पेंडिंग है, एक अभी असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। 1 ईयर का 1 ईयर कंप्लीट हो मैम चुका है तो 1 टीपीओ ईयर को केस मिलेगा। रेफर होगा तो 1 ईयर से टाइम लिमिट एक्सटेंड होगी और उसे बिफोर 60 डेज अपना ऑर्डर पास Decision करना देना होगा। लेकिन और अगर अगर वो असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो फ्रेश 1 ईयर, और फ्रेश बचा हुआ है तो प्लस 1 ईयर कर देंगे, Plus मतलब 1 इन year. शॉर्ट 1 साल और उसको देंगे। ठीक है। टीपीओ का केस किस पे बाइंडिंग है? असेसिंग असेसिंग ओयो ऑफिसर ओयो असेसिंग एओ ऑफिसर, पे बाइंड। असेसिंग ऑफिसर अच्छा, एओ कौन होते हैं? सीआईटी और पीसीआईटी से नीचे के लोग, अप टू लेवल ऑफ CITPC। उससे नीचे के लोग। इंस्पेक्टर इज नॉट एओ, हाँ इंस्पेक्टर एओ नहीं है, ऐसा मत बोलना है ना। ठीक है। फिर उसके बाद बताओ कि अप्पा कितने टाइम तक के लिए होता है? 5 साल Five मैक्सिमम years 5 तो roll back- मैक्सिमम 5 years, 4 roll- 4 साल years roll back। ले 4 सकते years. हैं। 1 मैंने 2 3 अगर 4 5। हाँ, हाँ, मैंने अगर क्या किया, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, एम आई एलिजिबल फॉर रोल बैक? नो, पर मैं अगर ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल किया, मैंने रिवाइज कर दिया आफ्टर Yes, ड्यू ma'am. डेट, यस मैम। एलिजिबल। क्या मेरे पास चॉइस है कि मुझे एक ही कोई लेना हो ईयर नो, रोल बैक कर? रोल बैक 1 2 3 चारों में 4 लेना मैंडेटरी पड़ेगा। लेना चॉइस नहीं है, 4 years के लिए या All फिर or अब- 0. अप्लाई करने की कंडीशंस क्या है? पप्पा मैम अप्पा में एप्लीकेशन देने आपको रोल बैक के लिए अप्लाई करना है तो कुछ कंडीशंस है कि ये मैम ड्यू conditions- डेट पे हम रिटर्न टाइम पे भरनी रिटर्न होगी, फाइल किया, चारों साल पे देना 92E होगा, की रिपोर्ट फर्निश की, 92C 92E की कंप्लायंस, 92E की रिपोर्ट हाँ, फर्निश की, सी 92E की रिपोर्ट ई है वो। सॉरी हाँ E। 92E। हाँ, और एक वो 5 लाख की वो डिपॉजिट देना पड़ेगा, क्या हो फीस हाँ 5 लाख रुपए तक की फीस थी लास्ट में। और एक ऑल रोल बैक ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन Similar होनी चाहिए international सिमिलर जिनकी- इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब तुमने तो अप्लाई कर दिया, ये दो कंडीशन में तुमको बोलेंगे इन ईयर्स में हम रोल बैक नहीं दे सकते, वो दो कंडीशन क्या थी? मैम अगर वो सब्जेक्ट टू आईटेट अपील है और आईटेट ने ऑर्डर हाँ, पास का कर दिया, decision दे agreement दिया। और से अगर पहले, लॉसेस हो रहे हैं हाँ, या अगर फिर लॉसेस इंक्रीज, Losses increase हो रहे हैं और लॉसेस income डिक्रीज हो या reduce हो रही है। इनकम हाँ, मतलब हमारे कारण तुम्हारे को फायदा पहुंच जाए ये हमको मंजूर नहीं। इन शॉर्ट तुम्हारे लॉसेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और इनकम तुम्हारी क्या हो जाए, हमारे कारण डिक्रीज हो जाए, तब भी हम रोल बैक नहीं देंगे। और दूसरा, आईटेट के पास अगर केस गया और वो डिसाइड भी हो चुका है तो इसका रीजन भी बताया था कि क्यों आईटेट के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि अप्पा बाइंडिंग है क्या आईटेट पे? नो मैम, किस कहाँ तक बाइंडिंग है? अप टू लेवल ऑफ CIT-PCIT। ठीक है, चलो हो गया वार्म अप। ठीक है, ऐसा अपन बीच बीच में तुम्हें ब्रेक ना देके ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। चलो, तो अभी अपन आते हैं किसके ऊपर। 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ पूरा तुमको, आंख बंद करो, आराम से सुकून शांति लो। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अच्छा बीएडी बताया था ना मैंने, 21 पॉइंट पे 21 पेज पे बीएडी करवाना है मुझे। 1 मिनट का पूरा ब्रेक लो। मैम 5 मिनट का दे दीजिए, हाँ, 5 मिनट का दे दीजिए। सबको चाहिए क्या 5 मिनट? वो सोने की तैयारी में अक्षय। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट के बाद बीएडी। और 56 to 10 जब तक खत्म नहीं होगा फिर छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, चलो।
मैम वो संजना का लीव, ओ दीक्षा का लीव हो गया, उसको रीऐड कर दो। निशान कितना खुश हो गया ब्रेक के बाद। कौन सी खुशी मिल जाती है तुमको 5 मिनट के ब्रेक में? मैम एक सॉन्ग। ओहो। चलो उठो अक्षय, अक्षय सो ही गया। ये होता है असली ब्रेक, पावर नैप। गुड मॉर्निंग। चलो प्रियंका आ जाओ। छोटू सा सेक्शन है 115 BAD। क्या काम का है? ऑब्वियसली बिल्कुल काम का नहीं है, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए दिया गया है। बोलता है अगर एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पेज नंबर 21 पे आ गए, सिर्फ वन टाइम रीडिंग है। अगर एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो बोलते हैं तुमको भैया 22% पे टैक्स दे सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लैब याद है? अप टू 10,000 से 20,000, अबाउट 20,000। तो कितना टैक्स कितना लगेगा? 5, 10, 20, 5, 20, 30, 5, 20, 30 5, 20, 30। 10, 20, 30, 10, 20, 30। तो अप टू 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, 20 के ऊपर 30% है। तो अगर इनकम 10, 20, 30 मतलब 10-10 का डिफरेंस भी है, और इधर भी 10-10 का ही इनका क्या चलता है, डिफरेंस। अप टू 10,000 10% है, 10,000 के ऊपर 20,000 तक 20% है, और 20 के ऊपर जाओगे तो 30% है। ठीक है स्वाति, अब समझ में? इधर भी 10-10 का डिफरेंस और इधर भी 10-10 का डिफरेंस है। अब बोलते हैं चाहो तो 22% पे टैक्स भर देना, कंपलसरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा, और सरचार्ज तो रहेगा ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। मतलब सीधी बात, जहां हम कम करते हैं टैक्स का रेट, वहां सरचार्ज कंपलसरी दे देते हैं। बोलता है यहाँ पे भी अगर जैसे इन्होंने BAD ले लिया, तो बोलता है अगर तुम BAD लेते हो तो तुम देख लो 22 + 10 + 4% ओवरऑल मिलके क्या होता है 25.168। बोलता है 12 जो है चैप्टर 12 के जो स्पेशल रेट है, यहाँ पे भी वही स्पेशल रेट ही लगेगा, कोई नई बात नहीं है। बस ये है AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो पहले क्या करो, अपने AMT के क्रेडिट को खत्म करके आओ, वही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ AMT की दुनिया नहीं है।
कौन कौन सी चीजें नहीं मिलेगी, वही 10AA नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च की चीजें नहीं मिलेगी, टी कॉफी रबर बिजनेस 33AB ABA नहीं मिलेगा, डिडक्शन चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? तुम जानते हो एक तो कॉमन ही है, सबको मिल रहा है, 80JJAA कॉमन है, ये सबके लिए बनाया गया है। और 80LA जो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, वही मिलेगा। आज ये इसके बाद क्या बोलता है, अगर तुम्हारी कोई भी क्या है, ये जो सारे तुमको डिडक्शन बोले कि हम नहीं देंगे, इसमें क्या है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसके अंदर सपोज करो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, फिर वही कहानी, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम वापस WDV में ऐड कर देंगे और तुम नॉर्मल डेप्रिसिएशन आगे से क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ये ऑप्शन कब लेना है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले लेना, और एक बार इस ऑप्शन में आ गए तो तुम वापस नहीं जा सकते। मतलब तुम इतना सा समझो, याद कुछ भी नहीं रखना है, पुरानी सारी चीजें, बस कोऑपरेटिव सोसाइटी को 22+10+4% बोल के रखा है, बाकी तो सारे पॉइंट सेम है। आर यू गेटिंग? तो सिर्फ हाईलाइट करना क्या है तुमको, ये इसका इफेक्टिव टैक्स रेट, सिर्फ इस चीज को क्या करना है, तुमको हाईलाइट करना है, यही पढ़ना एग्जाम टाइम पे, बाकी सब सेम है। और AMT और ये सब भी क्यों याद नहीं रखना, क्योंकि इकलौता 115BA है जिसके साथ मैट लगेगा, बाकी सब में ही क्या है, AMT है तो AMT नहीं लगेगा, मैट है तो मैट नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सिर्फ इकलौता BA है जो मैट को साथ में लेके चलता है, ठीक है। अब कल मैंने तुमको 80JJAA का भी क्या भेजा था, नोट भेजा था, एक बार उसको ओपन कर रही हूँ, वो छोटा सा वो भी कवर कर लेते हैं। चलो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे किस पे आते हैं, 80JJAA। ये 80JJAA किस चीज के लिए बोलता है? सबसे पहले हम कितना डिडक्शन देंगे, 30% का डिडक्शन देंगे अगर एम्प्लॉय कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है। मतलब क्या है, सपोज करो 2017 में 30 करोड़ क्या देते थे एम्प्लॉय के ऊपर, सैलरी वगैरह लगती थी, तो बोलते हैं ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज इंक्रीज अगर हो गई 2018 में, तो इंक्रीमेंट जितना हुआ है उस इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे, सपोज अब ये यहाँ पे हो गई 40 करोड़, तो बोलते हैं ये जो 20 करोड़ इंक्रीज हुआ है ना, इस पे हम कितना देंगे, 30% का तुमको डिडक्शन दे देंगे। अब इसके बाद बोलता है 30% ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय allowed for 3 assessment year including the assessment year relevant to the previous year in which employment provided। पिछले 3 सालों में जब जब भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो पिछले 3 सालों तक के एम्प्लॉय का इंक्रीज एवरेज करके हम क्या देंगे, ओवरऑल एवरेज करके जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसका 30% आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आती है, कंडीशन आती है। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, कुछ कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी होगी, और एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है वो भी अपने को समझना होगा। तो बोलता है कंडीशन, बिजनेस स्प्लिट ऑफ नहीं होना चाहिए। बिजनेस क्या नहीं होना चाहिए, स्प्लिट ऑफ नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा याद आ रहा है, ऐसा फिर से अपन ने कहीं पढ़ा था और मेहताब ने रीजन बताया था स्प्लिट ऑफ क्यों नहीं होता है, बताओ कहाँ पे था वो सेक्शन? मैम BAC BA नहीं BAB 222E। नहीं नहीं, स्प्लिट ऑफ है 115 में ही। 115 कौन सा था?
बचा ही एक है ना अब तो। बीए भी, वहां पे भी यही लिखा है कि स्प्लिट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बिजनेस नॉट फॉर्म थ्रू स्प्लिटिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। फिर बोलता है नॉट एक्वायर्ड बाय पर्सन फ्रॉम अदर पर्सन और रीऑर्गेनाइजेशन। खुद का ही बिजनेस होना चाहिए, किसी का बिजनेस एक्वायर नहीं करना। अब रीजन क्या है मैम, दूसरे का बिजनेस एक्वायर नहीं करना। इस साल तुमने बिजनेस एक्वायर किया, हो सकता है इससे पिछले साल ही वो 30% का डिडक्शन ले चुका है। अब तुम बोल रहे हो मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो गई क्योंकि मैंने बिजनेस क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, पर ऑलरेडी उन एम्प्लॉय के कॉस्ट पे डिडक्शन हम दे चुके हैं। तो तुम्हारे लिए वो एम्प्लॉय नए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे फिर से डिडक्शन लो। तो बोलता है नया बिजनेस होना चाहिए। तुम अगर ये बिजनेस को किसी और से एक्वायर कर रहे हो वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर सीए की रिपोर्ट लगेगी। सीए ये बताएगा कि हाँ एक्चुअल में एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो सिंपल सी बात है, तुमको मेन वर्ड क्या रखना है यार, कि क्या नहीं होना चाहिए, स्प्लिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और अदर पर्सन से एक्वायर नहीं करना है बिजनेस को। ये दो चीजें, दूसरे पर्सन से बिजनेस एक्वायर मत करो और स्प्लिट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अब मैम एडिशनल कॉस्ट मतलब जो आप पे कर रहे हो सामने वाले को, एमोलमेंट जो आप पे या पेबल करते हो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टू एडिशनल एम्प्लॉय। देखो पिछले साल मैंने तो सिर्फ 30 करोड़ दिया, अब मैं 50 करोड़ देने वाली, तो एड ऑन कितना हुआ, वो एड ऑन ही क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। बोलता है अगर आपका एग्जिस्टिंग बिल है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है और कोई भी एम्प्लॉय इंक्रीज ही नहीं हुआ, आपने किसी की सैलरी भी नहीं बढ़ाई, तो ऑब्वियस है एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई एम्प्लॉय इंक्रीज नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी, तब हम निल ही मानेंगे उसको। नया बिजनेस है तो बोलता है कब ऐसा होगा कि नए बिजनेस में मान लिया जाएगा कि एडिशनल कॉस्ट हो रही है, तो बोलते हैं सबसे पहले सिर्फ उन्हीं लोगों का माना जाएगा एडिशनल कॉस्ट अगर 25,000 से कम होना चाहिए। मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हो, मैंने नए एम्प्लॉय मंगवाए, तो ऐसा नहीं हो कि आप 50,000 सैलरी दिखा रहे हो, 60,000 सैलरी दिखा रहे हो और बोल रहे हो इतना इंक्रीज हो गया। बोलता है नहीं, पर मंथ जिन लोगों को 25,000 या उससे कम देते हो उन्हीं लोगों का हम क्या लेंगे, सैलरी काउंट करेंगे और फिर उस पर 30% आपको अलाउ होगा। क्योंकि तुम समझो जितनी ये लोग सैलरी बढ़ाएंगे, जितनी क्या करेंगे ये लोग सैलरी बढ़ाएंगे, उतना डिडक्शन बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियसली कहीं तो एक बार लगाएगी ना इनकम टैक्स कि इतने तक ही डिडक्शन देंगे। तो बोलते हैं हाँ लेस देन है ना 25,000। तो वो नॉट लिखा है वहां ऊपर, नॉट है देखो। तुम्हारी 25,000 टोटल अमाउंट, जो तुम्हारा सैलरी है वो कितना होना चाहिए, अगर किसी को दे रहे हो 25,000 तक होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हुआ, 25,000 से अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तब क्या होगा, एक्सक्लूड करना है। ये सही लिखा है मेहताब, तुम्हारा जो एमोल्यूमेंट है वो कितना होना चाहिए, 25,000 से कम ही होना चाहिए। अगर ये सैलरी 25,000 से, बचपन में सिखाते थे ना अपने को, जहाँ पे खुली चोंच होगी वही बड़ा होगा, तो अगर 25 से बड़ा हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुमको अब बेनिफिट नहीं मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद बोलते हैं अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, अरे भाई अगर तुम उसके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तो वो काउंट मत करो, हम उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं देंगे। इन शॉर्ट उसको काम करवाने के लिए जो तुम 25,000 तक दे रहे हो उसके ऊपर हम क्या दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि 10 दिन काम करके भग गया, नहीं, कम से कम उससे क्या करना है, 240 डेज काम करना है। अगर उसने 240 डेज से कम काम किया तो एक्सक्लूड कर दो। तो मैंने कहा था कुछ डेज की भी कंडीशन है, एक अमाउंट की भी कंडीशन है। और बोलते हैं लेकिन हाँ जहाँ पे कपड़े का बिजनेस होता है, एपरल बिजनेस होता है, लेदर फुटवेयर का होता है, वहां पे सिर्फ 150 डेज का भी चल जाएगा काम। तो इन शॉर्ट अगर एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय होती है 30% का तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब मिलेगा जब नए एम्प्लॉयज को 25,000 तक की सैलरी देते हो, वो 240 डेज कम से कम तुम्हारे यहाँ रहते हैं। कितना रहना है उनको, 240 डेज, उससे ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट क्या लेना है, 240 तो लेना ही। लेकिन जहाँ एपरल बिजनेस है, फुटवेयर का है, लेदर का है या मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे 150 क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। अब मैम इसमें वो पूछ रहे हैं लमसम पे करना है कि इंस्टॉलमेंट, इससे कोई मैटर नहीं करता।
चाहे तुम उनको लमसम पेमेंट करो तो भी चलेगा, उनको इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो भी चलेगा। मैम इसमें क्या ये सब आएगा? टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सुपरएन्युएशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट में ग्रेच्युटी वगैरह जो देते हैं ये सब आएगा? नहीं, ये सब एक्सक्लूडेड है। सिर्फ काम करने के लिए जो तुमको पैसा दिया जा रहा है उसका 25,000 तक होना चाहिए और उसका 30% मिलेगा। मतलब तुम रिटायर हो रहे हो, सपोज करो तुम्हारा और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि 3 साल तक तुम हमारे यहाँ ही रहोगे और लमसम पेमेंट करना था मुझे, पर मैंने देखा कि 1 साल में ही क्या हो गया, तुम बायस्ड हो रहे हो बहुत, मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तो बोलते हैं अगर मुझे निकालना है तो मुझे तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा, एकदम किसी को निकाल नहीं सकते। तो वहां पे क्या होता है, तुम्हें टर्मिनेशन के टाइम भी कुछ पैसा उसको देना पड़ता है। तो तुम बोलोगे ये तो मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हुई इस साल क्योंकि उसको मैंने निकाला, तो मुझे उसको क्या देना पड़ रहा है, एक तरह से बॉन्ड साइन हुआ है, ऐसा समझो। बॉन्ड हमारा क्या हुआ, साइन हुआ है कि तुम भी निकले तो हमको पैसा देके जाओगे और हमने भी तुमको निकाला तो क्या देके जाएंगे, हम पैसा देंगे। तो टर्मिनेशन के टाइम तो कुछ दे रहे हो उस एम्प्लॉय को, दैट इज नॉट योर एम्प्लॉय कॉस्ट। ऐसी चीजें यहाँ पे ग्रेच्युटी वगैरह इंक्लूड नहीं होगा। इन शॉर्ट सिंपल काम से रिलेटेड चीजें सारी इंक्लूड होगी। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहा है, तुम ग्रेच्युटी दे रहे हो, लीव एनकैशमेंट दे रहे हो, रिटायरमेंट के टाइम उसको बेनिफिट दे रहे हो क्योंकि हमने उसको निकाला है, ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लमसम अगर आप ये सब पे करते हो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर मैम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके पेंशन फंड में, क्या बोला मैंने, सिंपल सी बात, काम के लिए जो पैसा है उसका डिडक्शन मिलेगा, बाकी तुम उसका कंट्रीब्यूशन करवाओ, उसको रिटायरमेंट पे लमसम बेनिफिट दो, नहीं चलेगा। 240 डेज से कम है तो क्या एम्प्लॉय है जो 240 डेज भी नहीं टिका, अप्रैल वगैरह में 150 डेज रहना चाहिए उसको। और फिर ये आता है कि उसकी जो सैलरी है पर मंथ की सैलरी 25,000 तक चलेगी, उससे ज्यादा हुई तो हमको नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, 80JJAA जो हर जगह है। 80JJAA क्या है, हर जगह है। ये एक कॉमन चीज सब में मिलती है। क्या एटीएम आज अपन ने कवर कर लिया, एटीएम भी क्या हो गया अपना, कवर हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट पूरा था वो कवर हुआ। एटीएलए का भी मैं एक ऐसे तुमको छोटा सा वो क्रक्स दे दूंगी, एटीएलए में उतना ही पढ़ना क्योंकि जनरली ये डिडक्शंस नहीं पूछे जाते। ये डिडक्शन सिर्फ तुमको मिलेगा कहाँ पे, एलए का डिडक्शन का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है। रही बात तुम्हारी एम की, तो वो डिविडेंड के साथ ही आ सकता है, और रहे वो एटीसी, एटीडी और ये सब वाले तुम्हें एनआर टैक्सेशन में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या मैं गिफ्ट के प्रोविजन स्टार्ट करवाऊं? ठीक है, तो इतना तुम्हारा कल की, तुम्हारा हो सकता है शायद मैं कल तुम्हारी क्लास ले लूं, मैं नहीं बता मैम, दूंगी। नहीं कल का मैं तुम्हें कहाँ जाना है भाई? एनआर के क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे। ओ हाँ, चलो ठीक है, ये तो है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बर्डन होता जा रहा है। कल का दिन लेके बैकलॉग क्लियर करो, एनआर के क्वेश्चंस करो, फिर मंडे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो।